हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को जम कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम अब जस्ट आने ही वाले हैं। तो उसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर के आए हैं ये बहुत ही प्यारी सी एक रिवीजन सीरीज़ हर सब्जेक्ट की। तो जून 25 में जो CMA वाले बच्चे एग्ज़ाम लिखने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है कि हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से एक्सेलरेट कर सकें और बहुत ऊंचाइयों तक जा सकें। आपके लिए रिवीजन आपके रेगुलर कोर्सेज से भी बढ़िया होने वाली है, ये आपको समझ आ गया होगा पिछला लेक्चर देख करके ही। तो चलिए उसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना सबका प्यारा और प्रिय चैप्टर डिमांड, यानी कि थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो मैं CA मोहित श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर। चलिए इसको शुरू करते हैं। ये जो हमारे स्टडी मैट में लिखा है ये तो हम पढ़ेंगे ही, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। हम पूरा स्टडी मैट कवर करने वाले हैं अपने इस रिवीजन सीरीज के अंदर, बट साथ साथ हम ये भी देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए मैं आपको ये बाद में पढ़ाऊंगा, पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसके बारे में बता दूं। ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा लगेगा जान करके। चलिए, तो जो जैसे कि चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ डिमांड, जैसे डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन है सब कुछ, लेकिन मेरा फोकस आज रहने वाला है आपके साथ मेनली डिमांड पर, क्योंकि इसके अंदर ही बहुत कुछ जानने के लिए, क्योंकि ये चीज जान लिया तो सप्लाई तो ऑटोमेटिकली ही क्या हो जाता है, काफी हद तक खत्म हो जाता है, क्योंकि डिट्टो सेम है। ठीक है, चलिए तो अब आपके लिए ये रहा मेन पड़ाव डिमांड। तो इसका मतलब क्या होता है, यूं तो डिमांड का एक बहुत ही जनरल सेंस में मतलब ये होता है कि वांट, इच्छा, विश, डिजायर। तो आमतौर पे अगर आपके आसपास कोई एक भी इंसान दिख रहा है, अगर आप उससे पूछेंगे जी डिमांड क्या होता है, जी वो कहेगा जी डिजायर, इच्छा, वांट, यही क्या होती है, डिमांड होती है। लेकिन आप तो उन सबसे बहुत अलग है ना, आप तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ डिमांड इज इक्वल टू डिजायर कह करके आपको शांति नहीं मिलनी चाहिए, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलना चाहिए, बल्कि आपको क्या देखना चाहिए, इकोनॉमिक सेंस में डिमांड का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। इन कॉमन पैरेलेंस या इन जनरल सेंस में तो हम डिमांड इज इक्वल टू डिजायर कह देते हैं, बट सिर्फ इतना कहना काफी नहीं है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल की ओर लेके चलता हूँ, देखिएगा बड़ा अच्छा मजा आने वाला है और बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर ये एग्जाम्पल, देखो ये कौन है दोस्त, ये है 4 लोग। जी हाँ, ये वही 4 लोग हैं जो हर जगह पाए जाते हैं और हर चीज में ज्ञान बांटते फिरते हैं। तो जी ये वही 4 लोग हैं। ठीक है, नाम देते हैं इन चारों को, इसको नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है जी, इनको हमने नाम दे दिए ABC एंड D नाम दे दिए। तो आज इतने शुभ मौके पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक बहुत ही बढ़िया चीज। ठीक है, ध्यान से देखना। बहुत बढ़िया। तो बताओ ये कौन सी गाड़ी है। सर अभी नहीं पता चल रहा, जब तक इस पर लोगो नहीं लेगा तो कैसे पता चलेगा। देखिए अब आप पहचान जाएंगे इस गाड़ी का नाम। जिसको इस गाड़ी का नाम समझ आया होगा वो कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है, ये हमने गाड़ी के बोनट पे चिड़िया बिठा दी है। जी हाँ, तो कमेंट में बताओ कौन सी गाड़ी है ये। देखते हैं आपको कितनी नॉलेज है, आपकी फेवरेट गाड़ी भी हो सकती है ये। ठीक है, मेरे आंसर देने से पहले कमेंट में बताओ, 1 सेकंड का मैंने समय लिया है, बताओ कमेंट में पहले आंसर। चलिए अब मैं बताता हूँ जी, ये है हमारी प्यारी रोल्स रॉयस। जी हाँ, ठीक है जी, तो ये है रोल्स रॉयस, बहुत बढ़िया। ये हम कस्टमाइजिंगली बनवा रहे हैं, तो हमें पड़ेगी कम से कम ये 5 करोड़ मान लेते हैं, सिंपल बेसिक। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं इन चारों से कि इन चारों में से ये गाड़ी खरीदने की डिजायर किसको है। क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर मैं क्या देखूंगा, मैं उतने ही तो गाड़ी बनाऊंगा जितनी लोग डिजायर करेंगे, जितनी लोग की इच्छा होगी। सोचो अगर एज अ प्रोड्यूसर मैंने 500,000 गाड़ियां बना ली और डिजायर है ही नहीं लोगों की, मैंने अगर 4 गाड़ी बना ली, क्या चारों की इच्छा है, क्या चारों खरीदना भी चाहते हैं, मुझे तो नुकसान हो जाएगा ना। तो पहले मैं मार्केट में पता करूंगा कि कौन लोग हैं जो इस गाड़ी को खरीदना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन है वो जिनकी डिजायर है इन चारों में से। सपोज होते हैं 4 ही लोग हैं मार्केट में ना, तो किस किस की डिजायर है। ए कहता है जी मैं तो खरीदूंगा जी, मेरी तो बहुत बड़ी बचपन से इच्छा है कि मेरे पास एक रोल्स रॉयस गाड़ी हो। ठीक है,
बी भी कहता है जी मैं भी खरीदूंगा, ठीक है। सी कहता है जी मैं भी खरीदूंगा। डी कहता है सॉरी आई डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन रोल्स रॉयस। ओके, नो इच्छा, नो डिजायर, ठीक है। तो अब एज अ रोल्स रॉयस का प्रोड्यूसर मैं क्या सोचूं, मुझे 3 गाड़ी बना देनी चाहिए क्योंकि डिजायर इज इक्वल टू डिमांड। तो यानी मुझे लग रहा है कि 3 रोल्स रॉयस की डिमांड मार्केट में है, तो 3 मैन्युफैक्चर कर देते हैं रोल्स रॉयस अपनी बढ़िया करके और तीनों बिक जाएंगी, है ना, ठीक है। एक आम आदमी यही बोलेगा, लेकिन अब चलते हैं इकोनॉमिक्स के पीओवी पे। तो सिर्फ डिजायर होना काफी नहीं है, तो डिजायर इज नॉट इक्वल टू डिमांड। अब ध्यान रखना, अब आ रही है कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो डिजायर के साथ साथ डिजायर तो होगी ही, बट डिजायर के साथ क्या ये नहीं देखे हम, जो लोग डिजायर कर रहे हैं, इच्छा होना कोई बुरी बात नहीं है। आपकी भी बहुत सारी मनोकामनाएं हैं जो अभी पूर्ण होनी बाकी हैं, बट क्या पूर्ण कर पा रहे हैं उन्हें, क्या पूरा कर पा रहे हैं? जी नहीं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि किस बात की कमी है? एग्जैक्टली परचेजिंग पावर या एबिलिटी टू पे। क्या पैसा है भाई? एबिलिटी टू पे, इसे प्यार से क्या बोलते हैं? परचेजिंग पावर। क्या इस रोल्स रॉयस को खरीदने की क्षमता है? क्या इतना पैसा है हमारे पास? क्या वो हैसियत है? इन शॉर्ट इन एबीसी में से किसी की। आइए देखते हैं किसकी है। ए कह रहा है जी अपने पास तो है, अपने को मतलब नहीं, अपनी डिजायर भी है, अपने पास पैसा भी है, अपन तो खरीदेंगे, ठीक है जी खरीद लो। बी कह रहा है जी पैसा तो अपने पास भी बहुत है, गाड़ी तो खरीद लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सी कहता है ओहो मेरी इच्छा है, पैसा नहीं है, सॉरी। तो परचेजिंग पावर नहीं है, जब होगी तब खरीदेंगे। तो इच्छा तो कभी भी जा सकती है, और जिसकी इच्छा ही नहीं उसकी परचेजिंग पावर हो ना हो क्या ही मैटर करता है दोस्त। चलो तो अब सोचो, एज अ रोल्स रॉयस के प्रोड्यूसर होने के नाते मैं मार्केट में 2 गाड़ी बना दूं कि ये दोनों खरीद लेंगे? अभी भी नहीं, अभी भी एक चीज चेक करनी बकाया है। क्या? अब मैं देखूंगा, जरूरी नहीं जिसके पास पैसा है वो पैसा उड़ाना भी चाहे, जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसा है वो पैसा खर्च करे भी। हो सकता है कि उसे लगे यार ये रोल्स रॉयस की वर्थ 5 करोड़ तो नहीं है, अभी मेरे पास 5 करोड़ हैं बट मैं खर्च नहीं करना चाहता, ना। हो सकता है मैंने किसी और चीज के लिए बचा के रखे हैं अभी, हो सकता है यही गाड़ी मुझे कहीं 2 करोड़ में मिल जाए आगे चल के 2-4 महीने बाद, तो मैं अभी रुक के बैठा हूं, अभी मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस टू पे, ठीक है। देखते हैं इनमें से किसकी विलिंगनेस है। पैसा होने के बावजूद भी कौन है जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता? ए कह रहा है भाई अपनी तो इच्छा है, अपने पास पैसा भी है, अपन खर्च भी कर देंगे, कर दो। बी कह रहा है जी पैसा है, इच्छा है, लेकिन पैसा खर्च अभी करने का सही समय नहीं है, अभी नहीं कर रहे। और जिसके पास पैसा ही नहीं है उसको तो छोड़ ही दो, वो खर्च क्या ही कर पाएगा। और इसकी डिजायर ही नहीं, उसकी परचेजिंग पावर हो ना हो और विलिंगनेस हो ना, तो मैटर ही नहीं करता। तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स में एट द एंड कब बोला जाएगा कि भाई साहब डिमांड क्रिएट हो गई है। एज अ प्रोड्यूसर मैं किसके लिए गाड़ी बनाऊं और कितनी गाड़ी बनाऊं? मैं सिर्फ एक गाड़ी बनाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो डिमांड है वो कहां फुलफिल हुई है? ए की वजह से फुलफिल हुई है, क्योंकि इसने तीनों कंडीशन को क्या कर दिया? सेटिस्फाई कर दिया। इसी चीज को बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड। तो डिमांड आज के बाद आपसे कोई पूछे कि कैसे क्रिएट होती है, तो हमेशा ध्यान रखना डिमांड को क्रिएट करने के लिए 3 फैक्टर लगते हैं, डिजायर, एबिलिटी टू पे यानी परचेजिंग पावर, और विलिंगनेस टू पे, ठीक है। इसे बोला जाता है इफेक्टिव डिमांड इस केस के अंदर, जब ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं। आई होप समझ आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। ये तो हो गया क्रिएट, ये जो तीनों चीजें हैं ना, ये दर्शा रही है क्रिएशन ऑफ डिमांड को। डिमांड को क्रिएट करने के लिए किन फैक्टर की आवश्यकता पड़ती है? क्रिएशन ऑफ डिमांड, क्रिएशन ऑफ डिमांड। अब मुझे देखना है कि मैं डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करूं। हाउ कैन वी एक्सप्रेस द डिमांड? कैसे? इसके लिए भी 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे? अभी मैं आपको समझाऊंगा, बेटा लिख लो पहले। प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम, PQT, तीनों ही चीजों के जरिए डिमांड को एक्सप्रेस किया जाता है, और क्रिएट करने के लिए लगते हैं हमें 3 फैक्टर, डिजायर, एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू पे, ठीक है। अब PQT का मतलब देखो इस एग्जाम्पल में सब कुछ आ गया है। प्राइस कितना?
P फॉर प्राइस, P फॉर प्राइस कितना था 5 करोड़। क्या प्राइस है हमारे पास? जी हाँ हमारे पास प्राइस है। क्वांटिटी कितनी? एक गाड़ी, 1 क्वांटिटी। और टाइम यानी कि कितने समय के लिए, ये डिमांड कब की गई है, सब मान लेते हैं कि ये एक गाड़ी की डिमांड 1 हफ्ते की है, तो 1 वीक की डिमांड हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब डिमांड को एक्सप्रेस कैसे करा हमने? प्राइस में, क्वांटिटी में और टाइम में भी। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए पूरा चैप्टर जो हम देखते हैं डिमांड का, बचपन में कुछ याद आ रहा हो तो हम कैसे दिखाते हैं? प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी गिर गई, पी और क्यू की फॉर्म में चलता है ना, क्योंकि क्वांटिटी हम क्यू से डिनोट करते हैं, ये बात हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर, परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, एक और बात, डिमांड जो है कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकती। ये टाइम वाला जो पॉइंट है ना, ये समझना भी थोड़ा बाकी है हमारा सही से। डिमांड आइसोलेशन में नहीं हो सकती। डिमांड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें टाइम का ध्यान रखना ही पड़ता है। कैसे कैसे? अच्छा चलो देखते हैं। मेरे पास ना 2 महिलाएं हैं, मतलब मेरे पास नहीं, हमारे एग्जाम्पल में, तुम भी कुछ भी सोचते हो यार। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल में 2 महिलाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, एक ये रही महिला नंबर 1 और एक ये रही महिला नंबर 2। ठीक है, नाम रख दे महिलाओं के। चलो इसका नाम रख दिया हमने आंचल, आंचल आंचल, डबल ए लगाया सिंगल ए लगाया, चलो डबल ए कर लेते हैं, आंचल। ठीक है जी, इसका नाम हमने रख दिया, क्या नाम रखे? श्रेया रख देते हैं, चलो REYA। ठीक है, अब मुझे बताना कि एक क्वेश्चन पूछो बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा, और कमेंट में मुझे आंसर चाहिए मेरे जवाब देने से पहले। कहीं बाद में जवाब दो, भाई पहले जवाब देना है। गलत होगा कोई बात नहीं, सही होगा कोई बात नहीं, इनाम वैसे ही नहीं मिल रहा सही होने पे, गलत होने पे सजा वैसे ही नहीं मिल रही। खुद को समझ आ जाएगा कि कितना अच्छा आपको समझ आया, आपको समझ आया, आपने गलत सोचा था कि सही सोचा था, ये समझ आपको अच्छे से आ जाएगा। और मुझे पता चल जाएगा कि मेरे जवाब देने से पहले आप में से कितने लोगों ने सही और कितने लोगों ने गलत जवाब दिया। इससे हमारी बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। चलो मैं आपकी गलतियां माफ करता रहूंगा। ठीक है, तो बताओ, तो देखते हैं। आंचल जी जो है वो 20 आइसक्रीम खा जाती है भाई साहब, 20 आइसक्रीम। मजाक है 20 आइसक्रीम खाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वहीं श्रेया जी जो है वो सिर्फ 15 आइसक्रीम खा पाती हैं। तो बताओ ज्यादा आइसक्रीम कौन खा रहा है, आंचल या श्रेया? ये हो गई आंचल की आइसक्रीम का डाटा और ये हो गया श्रेया की आइसक्रीम का डाटा। तो आंचल जी जो है वो 20 आइसक्रीम खाती हैं और श्रेया जी आइसक्रीम खाती है 15। तो बताओ भाई साहब कि कौन ज्यादा खा रहा है? देखो मुझे तुम्हारे आंसर पता है, मैं कमेंट में देख लूंगा बाद में, अभी भी बता दो, देख लो, अभी वक्त है एक बार। ठीक है, बताओ तो कौन ज्यादा आइसक्रीम खा रहा है, आंचल या श्रेया? और अगर इस YouTube पर कोई आंचल या श्रेया नाम की लड़की ही देख रही है तो बहुत ही बढ़िया बात है, तो तुम तो जरूर बताओ। ठीक है, दोनों में तो कोई एक भी अगर है तो बताओ भाई, आंचल या श्रेया कौन ज़्यादा आइसक्रीम खाता है? हाँ, मेरे पास जवाब आया है कमेंट में, मैं समझ रहा हूँ लोग कह रहे हैं जी आंचल ने ज़्यादा आइसक्रीम खाई है। अच्छा ठीक, मान लेते हैं। लेकिन दोस्त आपको जवाब देने से पहले ये नहीं पूछना चाहिए था कि जो आंचल जो है ये 20 आइसक्रीम कितने समय में खाती है। ये जो 20 आइसक्रीम है आंचल जी जो खाती हैं, ये खाती हैं 1 मंथ में। ठीक है, और ये श्रेया जी जो है 15 आइसक्रीम खाती हैं 1 वीक में। ओह माय गॉड, तो अब कंपेयर करो जरा, 1 मंथ में आंचल की आइसक्रीम कितनी हो गई 20, और श्रेया की तो 15 आइसक्रीम 1 वीक में ही है। तो अगर 4 वीक भी होते हैं 1 मंथ में तो टोटल कितनी आइसक्रीम हो गई, 60 आइसक्रीम नहीं हो गई? तो बताओ किसने ज़्यादा आइसक्रीम खाई, श्रेया ने। समझ आया? तो इसलिए ज़रूरी होता है कि डिमांड को टाइम की फॉर्म में एक्सप्रेस करना। डिमांड जब बताते हैं तो साथ साथ ये भी बताना ज़रूरी होता है कि ये पर्टिकुलर आइटम की डिमांड कितने टाइम पीरियड की है। क्या बोला मैंने, कितने टाइम पीरियड बोला है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम बोला है। इसीलिए डिमांड कैसा कॉन्सेप्ट होता है, डिमांड एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। एग्जाम का बहुत ही हॉट क्वेश्चन है ये, डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। ध्यान रखना दोस्त, डिमांड क्या है, एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ना कि स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ क्लियर, परफेक्टली क्लियर। चलो अब मैं क्लास में एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैंने क्लास में हम लोग एग्जांपल दिए स्टॉक और फ्लो को समझने के लिए। चलो मैं बताया हूँ हल्का सा ना। ठीक है, जल्दी बताऊंगा कि हमारे पास रिवीजन का समय है, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इन सब चीज़ों में। ठीक है, स्टॉक और फ्लो कौन सा, और देख लो, स्टॉक वर्सेस फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है कि जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब
मेजरमेंट ऑन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। और फ्लो होता है जब हम मेजरमेंट करते हैं ऑन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जहां पे टाइम की रेंज आ जाती है, क्या आ जाती है, टाइम की रेंज आ जाती है, पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है। बहुत बढ़िया हो गया ये तो। जैसे एग्जांपल के लिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डेप्रिसिएशन एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, वो ये पूछता है। तो बताओ क्या बताएंगे, डिमांड एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, कैपिटल, डेप्रिसिएशन, इनकम, सेल्स, कोई खर्चा, वेल्थ, ये सब ऐसे पूछता है। इनमें से बताओ कौन सा स्टॉक कौन सा फ्लो है। तो क्या हम बता पाएंगे? जी हाँ, हम बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि हमें एक बात पता है। मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा क्लास में हम 3-4 एग्जांपल समझते हैं, बट आपको समझने में आपको सीधा ट्रिक पॉइंट बता देता हूँ कि कैसे समझना है इस चीज़ को, कैसे पहचानना है। याद करो बैलेंस शीट, एक सेकेंड, अरे इसको हटा ही दो। याद करो बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के ऊपर क्या लिखा होता है, बैलेंस शीट एज ऑन, यानी जो बैलेंस शीट है वो क्या बताती है हमें, बैलेंस शीट हमें बताती है एक 31 मार्च के अंदर हमारे असेट लायबिलिटीज कितनी है, यानी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, बैलेंस शीट हमें ये बताती है। वहीं जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट होता है, कौन बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट कैसा होता है, बैलेंस शीट। इसके बाद सीधी बात हो गई, अगर आपको अकाउंटेंसी थोड़ी सी भी आती है 11वीं क्लास की भी, तो बहुत है आपके लिए। क्या अगर बैलेंस शीट के अंदर जो भी आइटम आते हैं, चाहे कैपिटल हो गया, वेल्थ हो गया, मशीनरी हो गई, कोई फिक्स्ड एसेट हो गई, कोई एसेट हो गई, कोई स्टॉक हो गया, ये सब कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके अंदर आने वाले सारे आइटम स्टॉक कॉन्सेप्ट होते हैं, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर आने वाले सारे आइटम फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं। बस इतनी सी बात याद रखनी है, आपका बेड़ा पार है, सीधे आपको मस्त नंबर मिल जाने हैं एग्जाम में, क्वेश्चन सही होगा ही होगा, ठीक है। इसे देखो डेप्रिसिएशन कहां पर आता है, डेप्रिसिएशन आता है हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। तो डेप्रिसिएशन कैसा कॉन्सेप्ट हो गया, एक फ्लो कॉन्सेप्ट हो गया। सेल्स, रेवेन्यू, इनकम, ये सब कहां पे आते हैं, प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग में आते हैं। तो ये सब कैसे हो गए, फ्लो कॉन्सेप्ट हो गए। वहीं कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर आता है। तो ये बात क्लियर हो गई, आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, इसके आगे चलते हैं। इसके आगे एक बात और आती है भाई साहब कि डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड मतलब क्या होता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमारी डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। मतलब वो फैक्टर जो हमारे किसी पर्टिकुलर आइटम की डिमांड को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या हो सकते हैं, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। देखो, इसके लिए भी हमने एक शॉर्टकट बना रखा है अपना प्यारा सा। देखो क्या बना रखा है हमने, प्यारी प्रीतो, प्यारी प्रीतो, प्यारी प्रीतो, ठीक है। बस इसके अंदर सारे फैक्टर हमारे कवर हो जाते हैं। जैसे अब प्यारी को ज़्यादा ध्यान से मत देखना, क्योंकि प्यारी में सिर्फ पी काम का है, ठीक है, सिर्फ पी काम का है। इस पी आर के अंदर पी आर पूरा काम का है, इधर वाई, इधर टी, इधर ओ, ठीक है। अब मतलब क्या है, इस प्यारी का जो पी है ये दर्शाता है प्राइस को, इस पी और साथ में आर को कैसे पहचानते हैं, ये दर्शाता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स को, यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इसलिए लिखा है ऐसे वो, ठीक है। वाई बोले तो इनकम, इनकम की वजह से डिमांड प्रभावित होगी या नहीं होगी, किसी की इनकम ज्यादा होगी वो ज्यादा डिमांड करेगा, किसी की इनकम कम होगी वो कम डिमांड करेगा, ठीक है। टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। किसी को किसी चीज़ का टेस्ट होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा करता है, किसी को वो चीज़ पसंद नहीं होती तो उसकी डिमांड कम करता है, तो उसके से हमारी डिमांड में फ़र्क पड़ता है। मानो फैशन चेंज हो गया, प्रेफरेंस चेंज हो गया। अभी लोग क्या करते हैं, अभी लोग इंस्टाग्राम चलाते हैं जी भर के, तो कल को मानो कुछ और आ गया, मानो तोता ग्राम आ गया, मिर्ची ग्राम आ गया, तो लोग वो चलाने लग जाएंगे। चिंगारी कुछ आ गया तो लोग तो वो चलाने लग जाएंगे, इंस्टाग्राम को छोड़ देंगे तो इंस्टाग्राम का फैशन चल जाएगा। ऐसे फेसबुक चलाते थे लोग पहले, अब इंस्टा पर आ गए हैं, तो लोग अब इंस्टा पर मस्त हैं। आप कल को कुछ और आ जाएगा तो लोग वो चला लेंगे, इंस्टा को आउटडेटेड कर देंगे, तो इंस्टा गया, प्रेफरेंस चेंज, टेस्ट चेंज लोगों का, तो इंस्टा की डिमांड गई डाउन, ठीक है। अभी बढ़ी हुई है, अभी और बढ़ रही है। तो ये फिर अदर के अंदर बहुत सारे फैक्टर कुछ आ जाते हैं, जैसे कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन, हैबिट, ठीक है। चलो हैबिट हटा दो यहाँ से, हैबिट दे नहीं रखा है हमारे, हैबिट आगे दे रखा है कहीं और, हमारे मेन पॉइंट में नहीं है स्टडी मैट में।
पॉपुलेशन लिख लो इससे अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशन, ठीक है, क्लाइमेट कंडीशन, ये सब है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब हमारी डिमांड को करती प्रभावित करती हैं, ठीक। चलो आ जाओ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपको बुक पे लेके चलता हूँ जिससे हम क्या कर सकें, आसानी से पढ़ सकें। ये देखो अब जो हमने समझा है वह फटाफट से बुक से रीड करते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। चलो देखो, डिमांड का मतलब जो मैंने आपको बताया वही लिखा है यहाँ पे सर, है पक्का। देखो एक बार मैं तुम्हें थोड़ा और स्क्रीन में बड़ा कर दूँ, अब देखो तुम्हें सही दिखाई देगा। इसको इधर कर दिया मैंने, अब देखो तुम मस्ती में एकदम, ठीक है। देखो डिमांड का मतलब, डिमांड मीन्स डिजायर इन कॉमन पैरेलल्स, यानी कि डिजायर, आम भाषा में डिजायर, और मजेदार भाषा में यानी इकोनॉमिक्स की भाषा में डिमांड मीन्स डिजायर विच इज बैक्ड बाय द परचेजिंग पावर एंड विलिंगनेस टू पे द प्राइस। क्या बोला, विलिंगनेस टू पे द प्राइस, ठीक है, ठीक है जी। फिर डिमांड इज बेसिकली परचेज ऑफ एनी गुड सर्विस व्हिच इन्वॉल्व द एक्सपोजिशन ऑफ द डिजायर बाय द डिमांडर, मतलब कि जो डिमांड कर रहा है। बस यहाँ पे क्या काम हुआ था, पहली लाइन काम की थी, ठीक है, बाकी और कुछ काम का नहीं है इस पर फर्स्ट पैराग्राफ में। आ जाओ, ठीक है। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी डिपेंड अपॉन सो मेनी फैक्टर। हाँ जी, सो मेनी फैक्टर भी देखे हमने। प्राइस ऑफ द गुड्स, देखो अगर किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा होगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, किसी वस्तु का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ये तो बेसिक सी चीज़ है, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यही लिखा है। देखो बस, डिमांड फॉर कमोडिटी फर्स्टली डिपेंड अपॉन इट्स ओन प्राइस, कि अपने ही प्राइस पर निर्भर है डिमांड का कम या ज़्यादा होना। कोई चीज़ महंगी होगी तो हम कम डिमांड करेंगे, कोई चीज़ सस्ती होगी तो उसकी ज़्यादा डिमांड करेंगे, ठीक है। When price rise, demand decrease. When price fall, demand increase. Opposite relation, inverse relation कहा जाता है जिसे, ठीक है। फिर आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। दोनों गुड्स को अलग अलग कर दिया, दोनों को अगर साथ में मिलाकर के बोलेंगे तो क्या बनेगा, रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स के दो बच्चे होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब मैं आपको साथ में पढ़ाता हूँ। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है तू नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि तू नहीं तो मेरा भी कुछ नहीं, तू नहीं तो मैं भी नहीं, तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सर गुड्स की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ध्यान रखना, इधर उधर मत निकल जाना दिमाग से कहीं, रिवाइज कर रहे हैं अभी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल rही है, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब तू नहीं तो, सॉरी तू नहीं तो कोई और सही। जैसे हमें चाय पसंद है जी, लेकिन चाय हो गई महंगी, तो अब क्या करें, चाय नहीं चाहिए, जाओ चाय के बदले अपने पास ऑप्शन अवेलेबल है कॉफी जी का, तो कॉफी जी के साथ हम क्या करेंगे, मस्त टाइम बिताएंगे, ठीक है। ये हो गया। या फिर कोक नहीं तो पेप्सी ही सही, कोक नहीं तो पेप्सी ही सही, तो ऐसे कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं। बॉल पेन नहीं तो जेल पेन ही सही, ठीक है। देखो ये सब लिखा है। द डिमांड फॉर एनी कमोडिटी नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इट्स ओन प्राइस बट ऑल्सो द प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट गुड्स। उसके जैसा, अगर इससे काम नहीं चला तो दूसरे काम चला सकते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, एक एग्जाम्पल रखा है, तीन तो हमने ऐसे मजाक मजाक में दे दिए। Here the demand for tea depend upon its price of the coffee, ठीक है। इफ द कॉफी का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो चाय अपने आप महंगी लगने लगेगी, तो हम कहाँ चले जाएंगे, कॉफी पे चले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ है। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स द डिमांड फॉर कॉफी विल राइज, ठीक है, बट चाय की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी इस बहाने, ठीक है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कार पेट्रोल का एग्जांपल, अगर कार महंगी हो जाएगी या पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो लोग कार की डिमांड कम करने लगेंगे, सिंपल सी बात है ये तो, है ना। ये चीज़ है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइज द डिमांड फॉर पेट्रोल विल फॉल। तो जब पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी क्या, जो कार जो है वो कैसे चलाओगे, फूंक से चलाओगे, ठीक है, फूंक से हवा मार के चलाओगे उसमें नहीं। तो पेट्रोल महंगा है तो गाड़ी की डिमांड ऑटोमेटिक कम कर देंगे, ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। हाँ एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और जो प्राइस है उसके बीच में रिश्ता कैसा होता है, उसके बीच में रिश्ता होता है अपना डायरेक्ट रिलेशन। वही प्राइस ऑफ गुड्स में होता है इनवर्स रिलेशन, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है इसमें इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। आ जाओ, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी क्या इंपॉर्टेंट रोल निभाती है डिमांड को कम ज़्यादा करने में। किसी की इनकम अगर ज़्यादा होगी तो नेचुरली वो ज़्यादा डिमांड करेगा, किसी की इनकम कम होगी तो कम डिमांड करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए दिखाऊं, एग्जांपल के देखो यहाँ पे ना इनकम लिखा है, बट मैं चाहता हूं कि इसको सही से लिखा जाए कि सिर्फ इनकम होना काफ़ी नहीं है। इनकम का मतलब यहाँ पे थोड़ा कुछ अलग है। इनकम मतलब डिस्पोजेबल इनकम, मतलब डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम। और ये डिस्पोजेबल इनकम कैसे आती है, जो हमारी टोटल इनकम होती है या ग्रॉस इनकम जो होती है
ग्रॉस इनकम में से क्या करते हैं हम लोग, टैक्स का पोर्शन माइनस कर देते हैं, फिर जो इनकम हमारे पास बचती है उसे बोला जाता है डिस्पोजेबल इनकम। जो पैसा हम खर्च कर सकते हैं उसे कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात है। तो अगर जितनी ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होगी हमारे पास, उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं, तुम क्या करोगे, तुम महीने के 1 लाख रुपए हैं, अगर तुम खाना बढ़िया बढ़िया डिमांड करोगे, कपड़े ब्रांडेड डिमांड करोगे, है ना, तुम अच्छी अच्छी जगह जाना, मूवी जाओगे, लेकिन सोचो तुम्हारे पास महीने के 1000 रुपये ही हैं, सर दाल रोटी ही चल जाए वही बहुत है, तो ऑटोमेटिक डिमांड वस्तुओं की कम हो जाएगी ना। हाँ हो जाएगी, तो ये लिखा है। ठीक है, देखो इनकम, द इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर कमोडिटी। व्हेन द इनकम राइज पीपल परचेज द मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स, और व्हेन द इनकम फॉल लेस क्वांटिटी। ठीक है, दिस हैपन्स व्हेन द गुड्स इज नॉर्मल बट द रिवर्स रिलेशन विल इंफीरियर। ये पॉइंट थोड़ा समझ लो यार। ठीक है, समझा दूं क्या, देखो देखो यही 1 लाख वाला एग्जाम्पल ध्यान रखना। सोचो तुम्हारे पास मंथली कितने रुपए हैं, 1 लाख। तो जब इनकम अगर ज़्यादा हो गई तो तुम क्या करोगे, तुम अच्छी अच्छी जगह जाओगे, अच्छा खाना खाओगे, है ना, तो जो नॉर्मल गुड्स होते हैं एक तरीके से नॉर्मल। लेकिन वही सोचो अगर मंथ के 1000 रुपये ही है तुम्हारे पास, तो क्या तुम एक नॉर्मल कपड़े नॉर्मल खाना भी खा पाओगे, नहीं। तुम क्या करोगे, कम पैसा है ना, तो लो क्वालिटी या चीप क्वालिटी की चीज़ों का सेवन करोगे। लाल किले जाओगे, संडे मार्केट, चोर बाजार, वहाँ से 50-60 रुपए की शर्ट लेकर के आओगे, वो पता नहीं किसी ने पहन रखी होगी, पहले उतार के वहाँ छोड़ दी होगी, फिर वो तुम खरीदोगे। लेकिन पर क्या करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें उस वही बदन ढकने के लिए वहीं से कपड़े लेके आने पड़ेंगे। लेकिन वही तुम्हारे पास मंथ के 1 लाख या 10 लाख रुपए होंगे, तुम जाओगे बढ़िया बढ़िया मॉल्स में, बढ़िया बढ़िया अच्छी जगह पे एक नॉर्मल लाइफ जी पाओगे स्टैंडर्ड वाली। तो डिपेंड करता है नॉर्मल गुड्स है इंफीरियर गुड्स है। तो अगर इनकम, देखो ध्यान सुनो, इनकम अगर ज़्यादा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, वहीं इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका उल्टा कर दो, अगर इनकम क्या हो जाए, कम हो जाए, तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इंफीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। इन शॉर्ट क्या कहा यहाँ पर मैंने, अब देखो इसका मतलब इनकम और नॉर्मल गुड्स में तो कैसा रिश्ता, डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। और वहीं देखो दूसरी तरफ इनकम और इंफीरियर गुड्स में कैसा रिश्ता, इनडायरेक्ट रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन, है ना। दोनों तरफ देख सकते हो, इनकम क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो रही है, तो देखो नॉर्मल गुड्स भी क्या हो गया हमारा, कम हो गया डायरेक्ट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें इनकम और इंफीरियर गुड्स की, तो देखो ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, अपोजिट जा रहे हैं, तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशन। तो ये एक बात है। ठीक है, समझ आई, वेरी गुड। अरे तो ये लिखा है। फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वही इंस्टाग्राम वाला एग्जांपल दिया था। तो अभी जिस जब आपके फेवर में है, आपके फेवर में आपके जो कंज्यूमर है उनका टेस्ट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगी। और कल को अगर लोग पलट जाएंगे, लोग मुकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, लोगों का टेस्ट चेंज होगा, तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी। पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी, पॉपुलेशन कम होगी तो डिमांड कम होगी। ठीक है, बस। क्लाइमेट, भाई डिपेंड करता है कैसा क्लाइमेट है, कैसा मौसम है, सर्दीला मौसम है या गर्मी वाला मौसम है। गर्मी में सर्दियों की वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी, और सर्दी में गर्मी की वस्तुओं की डिमांड कम हो जाएगी। देखो ठीक है, कोल्ड ड्रिंक आर डिमांडेड इन रेनी सीजन, डिमांड अम्ब्रेला, सर्दियों या बारिश के दिन में अम्ब्रेला चाहिए, गर्मी में लोगों को कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए। तो ये बात हो जाती है हमारी। फिर आता है आपका लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है, मांग का नियम, या ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनेगा। लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वो किस किस के बीच में रिश्ता बताता है, पहले तो ध्यान सुनना। लॉ ऑफ डिमांड रिश्ता बताता है प्राइस एंड क्वांटिटी। किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी। तो यहां पर कौन किस पर डिपेंडेंट है, तो यहां पर जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट है किस पर, प्राइस पर। तो प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा बिकेगी, प्राइस अगर ज़्यादा होगा तो क्वांटिटी कम बिकेगी। सीधी बात है, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ध्यान रखना। इसलिए इसका जो डिमांड कर्व बनता है वो भी कैसा बनता है, डाउनवर्ड बनता है। अभी आगे दिखा देंगे। तो डिमांड फंक्शन ये रहा, ठीक है। जो अभी फंक्शन का मतलब वही है कि जो फैक्टर पड़े हैं उनसे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। देखिए ये देखो, डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड होती है, मार्केट डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड वही कि एक पर्सन एक प्राइस पर कितनी डिमांड करता है, 1 रुपये कितनी डिमांड करता है, 2 पे कितनी करता है, 3 पे कितनी करता है, 4 पे कितनी करता है। और वहीं अगर मान लो मार्केट में अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों की डिमांड को जोड़ देंगे तो मार्केट डिमांड बन जाएगी। बस ये चीज़ है।
ठीक है, देख लो एक बार। इंडिविजुअल डिमांड दे रखा है आपको, 5 रुपये पे 10 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, 4 पे 20 की, 3 पे 30 की, 2 पे 40 की, 1 पे 50 की, ठीक है। तो डिमांड कर्व कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व कैसा होता है अपना, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मार्केट डिमांड, मानो कि 3 लोग हैं, तीनों की डिमांड जोड़ दी तो मार्केट हमें क्या मिल गया, मार्केट डिमांड मिल गई। तो बस कुछ नहीं है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। हाँ, मार्केट डिमांड जो होता है कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है। ध्यान रखना, मार्केट डिमांड जो होता है कंपैरेटिवली फ्लैटर होता है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से। देखो ये इंडिविजुअल डिमांड कर्व है, ये हो गया ए का, मान लो ये हो गया बी का, ये हो गया सी का, इंडिविजुअल। लेकिन तीनों की डिमांड जोड़ देंगे तो हल्का सा कर्व कैसा होता है, फ्लैटर हो जाता है मार्केट डिमांड में। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो बन सकते हैं कि मार्केट डिमांड कर्व पहचानो कौन सा है इन चारों में से। तो यही क्वेश्चन सीधा छप जाएगा। इससे आईसीआई क्या करेगी, अपना आईसीएमआई क्या करेगा, इसको उठाएगा इस डब्बे को और ऐसे ही क्वेश्चन में पेस्ट कर देगा और कहेगा बताओ बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केट डिमांड कर्व। तो हमें बस पहचानना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलो अब बताओ, ये डिमांड कर्व जो होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, उसके रीजन दिए हुए हैं। तो आपको ये कुछ 5 पॉइंट याद करने पड़ेंगे, फटाफट से रीड कर लेते हैं, अभी हो जाएंगे। तो लॉ ऑफ डीएमयू यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से डिमांड कर्व नीचे की तरफ होता है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फिर इनकम इफेक्ट, फिर नए बायर आ गए, ओल्ड बायर आ गए। मैं अभी पहला पॉइंट यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि पहला पॉइंट हमारा जो एक पूरा चैप्टर है यूटिलिटी वाला, उसमें ये सारा पॉइंट अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले 4 पॉइंट बताया था, उस पहले पॉइंट के बारे में बाद में बात कर लेंगे। देखो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अभी बताया था कि क्या होता है। अगर मानो ये कोका कोला है, ये आ रही है 50 रुपए की, ठीक है। वहीं पेप्सी है अपने पास, पेप्सी मतलब, ठीक है, कितना, पेप्सी मान लो अभी दोनों 50-50 रुपए की हैं, बेसिक प्राइस इतना। लेकिन अब क्या हुआ, अब पेप्सी ने क्या करा, पेप्सी कितने की हो गई, सपोज करो 30 रुपए की हो गई। अब तो कोका कोला ने तो अपना प्राइस नहीं चेंज करा ना यार। कोका कोला तो बैठा आराम देख रहा है, 50 रुपए के बेच रहा हूँ, पेप्सी 50 में बेच रही है, ठीक है, हमारे 100 कस्टमर तो आ ही जाते हैं दिन के, ठीक है। लेकिन खुद सोचो, कोका कोला ये सोच कर बैठा था, लेकिन सडन पेप्सी ने क्या करा, 30 रुपए कर दिए, 20 रुपए और दाम गिरा दिया मौसम देखते हुए। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा, इससे इम्पैक्ट ये पड़ा कि कोका कोला अपने आप बैठे बैठे जो पहले ही 50 की तो आज भी 50 की है, ये खुद ही एक्सपेंसिव लगने लगी। ये खुद ही क्या हो गई, एक्सपेंसिव हो गई। इसने प्राइस बढ़ाया भी तब भी एक्सपेंसिव लगने लगी। क्यों, क्योंकि इसके कंपैरिजन में हमारे पास इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है जो अब क्या लगने लगा है, सस्ता लगने लगा है पहले से। और हम क्या चाहेंगे, हम चाहेंगे भाई ऑलमोस्ट कलर भी सेम है, मज़ा भी सिमिलर सा है, तभी तो बोलेंगे, तभी सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। हाँ, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो 100 कस्टमर दिन के आ रहे थे वो उठ के कहाँ चले जाएंगे, उनमें से काफ़ी लोग पेप्सी पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया, बल्कि क्या हो गया, डिमांड इसकी कम हो गई। और डिमांड अगर कम हो गई है तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कर्व डाउनवर्ड बनेगा ना, ये चीज़ है। तो ये कहना चाह रहा है वो, देखो, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स राइज रिलेटिवली टू द अदर गुड्स वाई, तो वो ऑटोमेटिकली क्या लगने लगा, महंगा लगने लगा। प्राइस यानी क्या होगा, प्राइस बढ़ गया। और हमें पता है प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है। उसने बढ़ाया नहीं, बट कोका कोला के सस्ते करने की वजह से, सॉरी पेप्सी के सस्ते करने की वजह से कोका कोला खुद 50 का महंगा हो गया अपने आप, जो पहले 50 का था। तो ये एक बात है, द कंज्यूमर विल बी लेस ऑफ कमोडिटी एक्स एंड बाय मोर ऑफ गुड्स वाई विच हैज बिकम रिलेटिवली चीपर, जो कि अब सस्ता हो गया। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। बस इनकम इफेक्ट देखो, यहाँ पे बात हो रही है रियल इनकम की। रियल इनकम मतलब क्या होता है, वास्तविक आय। जैसे देखो अभी बताता हूँ, क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, एक मार्कर या पेन खरीदते हैं, चलो पेन खरीदते हैं, एक पेन खरीदते हैं, ठीक है। ये एक पेन था जो कि पहले अभी आता है कितने का, 100 रुपये का आता है, ठीक है। और ये एक इंसान है, एक पर्सन है जिसकी इनकम ही कितनी है, मान लेते हैं, बाकी सब रिमेन कांस्टेंट। एक बात ध्यान रखना, जब एक फैक्टर की बात करेंगे तो बाकी सारे फैक्टर कैसे रहते हैं, रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो एक आदमी है जिसकी इनकम कितनी है, 100 रुपये मान लो। तो अभी ये कितने पेन खरीद सकता है, अभी तो सिर्फ ये एक ही पेन खरीद सकता है ना। लेकिन खुद सोचो, अगर ये 100 रुपये वाला पेन अब ये 50 रुपये का हो जाए, यानी कि अगर इसने अपना प्राइस डाउन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अब देखो, ये अगर एक पेन खरीदेगा तो इसकी इनकम बचेगी या नहीं बचेगी, हाँ। तो अब देखो
जो इसकी इनकम तो आज भी 100 रुपये ही है, लेकिन प्राइस क्या हुआ, पेन का कम हो गया, तो पेन का प्राइस कम होने से अब इसने कितना लगा दिया, इसमें सिर्फ 50 रुपये यूज करे और इसके पास कितने 50 रुपये क्या हो गए, सेव हो गए। तो यानी 50 रुपये इसको अपने हाथ में दिख रहा, अरे 50 रुपये की इनकम आ गई, पहले तो नहीं थी ना, पहले तो 100 थी, 100 की 100 खर्च हो जा रहे थे, लेकिन 50 रुपये इसके हाथ में बचे, ओ 50 रुपये बच गए इसके हाथ में, इसकी इनकम बढ़ गई नहीं बढ़ गई। तो ये हो जाता है इसका एक तरीके से बोलते हैं रियल इनकम, अपनी इनकम बढ़ गई एक तरीके से नेचुरली। क्योंकि एक बात होती है, इनकम बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने कहीं से पैसा कमाया, बल्कि ये भी होता है कि जो पैसा आपने बचा लिया, मतलब वो पैसा आपने कमा लिया। तो यहाँ पे देखो इसने 50 रुपये बचा लिए ना, मतलब क्या हो गया, इसने 50 रुपये बचा लिए, तो बताओ इनकम बढ़ गई, तो मजे ही मजे आ गए। अब ये अब क्या कर सकता है, अब ये वही क्वांटिटी पहले एक खरीद रहा था, अब इस क्वांटिटी में कोई 2 कर सकता है। ये फायदा हो गया नहीं होगा प्राइस से कम होने से, तो ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, देखो अब पढ़ो। इनकम इफेक्ट टेल्स दैट द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइज ड्यू टू फॉल इन द प्राइस लेवल। तो जैसे ही प्राइस लेवल गिरा वैसे ही इसकी जो इनकम थी वो रियल इनकम बढ़ गई। तो न्यू बायर एंड ओल्ड बायर, अब न्यू बायर ओल्ड बायर का कॉन्सेप्ट क्या है, देखो अभी आईफोन 16 लॉन्च हो गया, आईफोन 17 भी हो जाएगा बहुत जल्दी, तो खुद सोचो आईफोन 17 अगर आएगा, आईफोन 17 अगर आएगा तो बहुत महंगा होगा, तो सब लोग तो नहीं खरीद पाएंगे, है ना। लेकिन प्राइस के कम होने से कुछ समय बाद सस्ता हो ही जाएगा, ठीक है, कुछ समय बाद सस्ता हो ही जाना है। तो आईफोन 17 आफ्टर 3-4 महीने के बाद क्या हो जाएगा, सस्ता हो गया। तो जिन लोगों ने शुरुआत में जब वो आया था तब नहीं खरीद पाए थे, अब उसके प्राइस कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो लोग जो पहले अफोर्ड नहीं कर पाए थे अब अफोर्ड कर पा रहे होंगे, वो लोग खरीदने लग जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, मार्केट में नए कस्टमर्स की एंट्री हो जाएगी जो अब अफोर्ड कर पा रहे हैं, पहले नहीं कर पा रहे थे। तो नए कस्टमर आ गए, यानी वो लोग डिमांड करेंगे, तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, और प्राइस के कम होने से नए कस्टमर आ गए, इसलिए डिमांड हमारी बढ़ गई। ये बात यहाँ पर आ जाती है। ओल्ड बायर्स, अब देखो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि कभी कभी तो हमें आदत पड़ जाती है, तो एक ही चीज से हम क्या फैमिलियर हो जाते हैं। जैसे आप लोग, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लो, आप लोग टूथपेस्ट करते होगे, तो क्या हुआ, आप हर महीने या जब भी आपका टूथपेस्ट हो बदल देते हो, हर बार सेम ही तो करते होगे ना। नहाने का जो साबुन होगा, एक ही साबुन यूज करते होगे, बहुत ही रेयर बदलते होगे, है ना। वो ही सोप यूज करते होगे बहुत ही फ्रिक्वेंटली, खत्म हो जाता होगा तो फिर से वही वाला खरीद के लेके आते होगे। आपका टूथपेस्ट अगर खत्म होता होगा तो वही टूथपेस्ट खरीद के लेके आते हो। आप जो भी कोलगेट करते हो या डाबर रेड करते हो या जो भी करते हो, क्या आपको क्या क्लोजअप करते हो, अगर खत्म हो जाएगा तो वही ब्रांड का लेके आओगे ना। तो ओल्ड कस्टमर भी वापस आ जाते हैं, और जब बार बार, तो उससे भी क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और प्राइस अगर गिर जाएगा तब तो और ज़्यादा खरीद लेंगे उसी चीज़ को, क्या दिक्कत है। When the price of anything decrease, the old buyer purchase more goods। तो भाई राशन लेकर के आते हैं तो इकट्ठा ले आते हैं, भाई ओ सस्ता पड़ जाएगा, आ जाओ, डिक्रीज कर दिया प्राइस। सो डिमांड विल बी इंक्रीज, दैट्स व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, अब बात करते हैं एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। हमने देख लिया जी लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। लॉ ऑफ डिमांड सीधी बात करता है इनवर्स रिलेशन की, कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, इतनी सी बात है। रीजन देख लिया कि भाई लॉ ऑफ डिमांड का रीजन क्या है, क्योंकि नए कस्टमर आ जाते हैं, ओल्ड कस्टमर और खरीद लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट होता है, लॉ ऑफ डीएमयू होता है, इस वजह से होता है, ठीक है। अब एक्सेप्शन, क्या हर बार प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी? क्या हर बार प्राइस के बढ़ने से डिमांड लोग कम कर देंगे? नहीं, क्या ऐसा नहीं होता? कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो ये कहते हैं कि महंगा होगा तभी खरीदेंगे, प्राइस ज़्यादा होगा तभी खरीदने का तो मज़ा है। ये भी तो हो सकता है ना, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यही होता है एक्सेप्शन, यानी प्राइस के बढ़ने पे डिमांड और बढ़ गई, ये होता है एक्सेप्शन। चलो, तो कुछ एक्सेप्शन हमारे पास हैं, तो आइए देखते हैं। ये इस केस में क्या होगा, डिमांड कर डाउनवर्ड नहीं बल्कि अपवर्ड दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट गिफिन पैराडॉक्स या नेसेसरी गुड्स। तो गिफिन गुड्स या नेसेसरी गुड्स, 2 पॉइंट है, ये दोनों को एक एक करके समझते हैं, ठीक है। गिफिन का मतलब क्या होता है, देखो गिफिन का कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको ना एक बार, बाकी सब तो इजी है। गिफिन का गुड कॉन्सेप्ट समझ लो। गिफिन गुड्स क्या होते हैं, ये बात है बहुत समय पहले की, ठीक है। एक आदमी थे मिस्टर रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। आप समझ गए होंगे नाम किसके ऊपर आया, इसी से आया। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं भाई, ये ध्यान सुन लेना, नोट भी कर लो अगर नहीं करा होगा आज तक नोट। तो ये कहाँ के इकोनॉमिस्ट थे, ये थे स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एंड
को एनालाइज करने वाले, इकोनॉमिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन, ठीक है, इकोनॉमिस्ट लिख लो फिलहाल तो, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा, मतलब स्कॉटलैंड के थे ये। इनने क्या करा, इन्होंने ऑब्जर्व करा, किसको, ब्रिटिश वर्कर को ऑब्जर्व करा इन्होंने, ब्रिटिश वर्कर को। क्या ऑब्जर्वेशन करी, ब्रिटिश वर्कर जो थे वो ना अपने जीवन का जो निर्वाह करते थे वो दो तरीके से करते थे, यानी कि दो चीजें ही खाते थे वो। उनके जीवन में मेनली दो ही चीजें थी। जो गरीब लोग थे बहुत ज्यादा, वो ब्रेड खाते थे। मजदूर ब्रिटिश वर्कर ना, वर्कर एक तरीके से, तो वर्कर क्या खाएगा, ब्रेड ही खाएगा, सस्ता मिलता था, ठीक है। और वहीं लग्जरी आइटम इन लोगों के लिए क्या होता था, मीट होता था, ठीक है। तो इसी तरीके से दिया गया है बुक के अंदर भी, और आपको ये पता होना चाहिए, यही लैंग्वेज यूज़ की गई है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल हूबहू वैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ऐसा ही पूछ सकता है। तो कौन से दो आइटम को ऑब्जर्व करा इन्होंने, ब्रेड एंड मीट ऑफ ब्रिटिश वर्कर। तो देखो हुआ क्या, जैसे जैसे ब्रेड के दाम बढ़ रहे थे वैसे वैसे ही क्या हो रहा था, वैसे वैसे ही लोग इसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा रहे थे। बट लॉजिकली तो क्या होना चाहिए था, ब्रेड के दाम बढ़े तो इसकी क्वांटिटी में गिरावट आनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। हुआ कैसा, क्योंकि ब्रेड क्या है, एक लो क्वालिटी की वस्तु है या इंफीरियर वस्तु मानी जाती थी वहां पे, ठीक है, लो क्वालिटी या चीप खाने का आइटम जो गरीब लोग खाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। और मीट क्या था, एक लग्जरी आइटम था कि भाई कभी कभी खा सकता है वर्कर भी ना, भाई क्यों नहीं, क्या हमेशा या फिर ब्रेड ही खाएगा, उसका मन नहीं करता हुआ क्या, वो भी तो कभी कभी एक अमीर वाली फीलिंग ले ले, हफ्ते में या महीने में एक बार, तो ऐसा था। तो सपोज करो एक वर्कर की जो वेजेस है या सैलरी है वो 100 रुपये है, ठीक है, उसमें से कुछ पैसा ये किसके लिए रखता था, मान लो 80 रुपये ये रखता था किसके लिए, ब्रेड के लिए, और 20 रुपये रखता था किसके लिए, मीट के लिए, कि हल्का फुल्का मीट भी कभी कभी चख लेंगे, है ना, टेस्ट तो रहे, पता चला कैसा होता है, लग्जरी आइटम खाने का मन रहेगा। तो इस तरीके से 80-20 में खा जाते थे। लेकिन सोचो क्या हुआ, क्योंकि मीट ये लोग पेट भरने के लिए नहीं खाते थे, ये किस लिए था, सिर्फ फॉर टेस्ट पर्पस, और ये था इनका मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, सोर्स ऑफ लिविंग, ये खाते थे, इसे जिंदा रह पाते थे, तो ये नॉर्मल खाते थे। लेकिन वहीं सोचो अगर ये 80 रुपये का ब्रेड इनका 95 रुपीज़ का हो गया तो ये क्या करेंगे, तो ये जितना ब्रेड अभी 80 रुपये में खा रहे थे उतना ही ना 95 में मिलेगा, और अगर ये 80 रुपये का ही ब्रेड खाएंगे और मीट लेकर के आएंगे तो इनका पेट ही नहीं भरेगा, बेचारे भूखे रहेंगे, आधे परिवार के लोग तो इनके भूखे ही रह जाएंगे फिर। इसलिए इन्होंने क्या करा कि छोड़ो लग्जरी आइटम कम कर देते हैं, वैसे भी हम गरीब लोग हैं, लग्जरी चीज़ हमारे जीवन में वैसे ही नहीं है, कभी कभार कोई दे जाएगा तो खा लेंगे, एटलीस्ट पेट तो भर लें, पेट भर के खाना तो खा लें, जिससे जिंदा रहेंगे तभी तो कल जा करके दोबारा मजदूरी कर पाएंगे। तो ये सोचा इन्होंने, इस वजह से क्या हुआ, ब्रेड के दाम बढ़े तो इन्होंने क्वांटिटी भी ब्रेड की बढ़ा दी, क्योंकि इन्होंने इस यहाँ से पैसा अपना, क्योंकि इनकम तो नहीं बढ़े, इनकम तो 100 ही है, तो जो मीट खा रहे थे मीट के 20 रुपये ने निकाल करके और अपने यहीं पे लगा लिए, ठीक है, ये चीज़ थी। इसी वजह से ही पूरे कॉन्सेप्ट को बोला गया, ये टाइप के जो गुड्स होते हैं इन्हें बोला गया गिफिन गुड्स। और सर रॉबर्ट गिफिन इतने चालाक थे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ करके ब्रिटिश वर्कर से उन्होंने अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया और नाम रखवा लिया, जी मैं हूं खलनायक, मतलब खलनायक नहीं, सर रॉबर्ट गिफिन, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, सर रॉबर्ट गिफिन, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया जो गिफिन गुड्स की बात करता है। एक दूसरा आइटम होता है नेसेसरी गुड्स या एसेंशियल आइटम, आपके बुक में एक साथ दे रखा है बट मैं अलग समझाता हूँ, एसेंशियल गुड्स, ठीक है। सोचो हमने एक बात देखी थी कि अगर कोई चीज़ महंगी होगी तो कम खरीदेंगे और सस्ती होगी तो ज़्यादा खरीदेंगे, लेकिन खुद सोचो जरा दिमाग से कि एसेंशियल आइटम मतलब बोले तो एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट रख लो और मेडिसिन रख लो, ठीक है, मेडिसिन इंजेक्शन वगैरह। तो सॉल्ट का एग्जाम्पल पकड़ते हैं पहले, ठीक है। अभी सॉल्ट मान लो जितने का भी आता है, ठीक है, आप अपने घर में जो सब्जी या दाल बनती है उसमें आप 50 ग्राम ज़्यादा हो जाएगा क्या पता नहीं, 25 ग्राम सॉल्ट डाल देते हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो सॉल्ट हो गया सस्ता, ये आ रहा है अभी 20 रुपये का, सब उसको टाटा सॉल्ट जितने का भी आता है, शायद 20 का ही था, पता नहीं कितने का आता है मुझे भाई, ठीक है, कमेंट में बताना कितने रुपये का आता है, ठीक है। तो 20 रुपये का अगर आ रहा है तो अब ये हो गया सस्ता, ये हो गया सिर्फ 10 रुपये का। तो अब क्या करोगे, 25 ग्राम सॉल्ट
की जगह क्या करोगे, अंधाधुंध सॉल्ट खाना चालू कर दोगे क्या? ओ भाई तेरा भाई अब तो पूरी सब्जी सॉल्ट की खाएगा, नमक की सब्जी बनाओ, मम्मी क्या बात कर रही हो, ठीक है, नमक की नमक खाया जा रहा है पूरे दिन बैठ करके, नमक की ही खीर बना रहा है, देखो नमक की ही खीर बना ली, लो नमक का ही हलवा बना के खा लिया, और नमक सस्ता है जी यही खाएंगे। तो क्या ऐसा करोगे हैं? या मम्मी ने बोला कितना नमक डालो, अरे मम्मी डाल दो 5 किलो, सस्ता है नमक तो क्या दिक्कत है, क्यों मेहनत करनी है, खाओ बहुत अमीर है हम। तो ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि भाई एसेंशियल है, स्वाद अनुसार जितना जरूरी होगा उतने तो डालोगे इसको। भाई मेडिसिन की बात करो, तबियत खराब हो गई जी, आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर ने कहा जी आपको 2 इंजेक्शन लगेंगे, आपने कहा नहीं जी बहुत पैसा है मेरे पास, ठोक दो 5-6 इंजेक्शन एक साथ, ठीक है, डॉक्टर कहा 2 में ठीक हो जाएगा, नहीं तू 6 लगा भाई, क्या कर रहा है, पैसा बहुत है, अमीर आदमी हूँ मैं, तो लगा। भाई 2 ही लगेंगे ना, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब हो। आपको बुखार है, दवाई लेने जाओगे 4 कैप्सूल देगा, आप अमीर हो या गरीब हो उससे क्या फर्क पड़ता है? जितनी जरूरत है ठीक करेंगे उतनी तो लगेगा ना, एसेंशियल आइटम। तो ये वाली बात होती है। तो एसेंशियल आइटम पे भी ये काम नहीं करता हमारा लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि अगर दवाई सस्ती हो तो खाए चले जाओगे, अरे दवाई सस्ती है ले आ सब दवाई के हलवा बना के खा जाएंगे, ऐसा थोड़ी करोगे, ये गलत बात हो जाती है ना, तो ये तो गलत चीज़ है। तो भाई इसीलिए बोला गया ये एक्सेप्शन है। आओ देखो अब पढ़ो समझ आएगा। तो गिवन पैराडॉक्स और नेसेसरी गुड्स, 2 अलग पॉइंट है ये। इन केस नेसेसरी गुड्स द लॉ ऑफ डिमांड कैन नॉट बी ऑपरेटेड, वही तो बताया नमक और मेडिसिन वाला एग्जांपल। दिस इज ऑब्जर्व्ड बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन। ही ऑब्जर्व्ड इन लंदन द लो पेड वर्कर परचेज मोर ऑफ ब्रेड व्हेन इट्स प्राइस राइज। तो जैसे ही प्राइस बढ़ता था वैसे ही ये और ज्यादा क्या करते थे, इसकी डिमांड बढ़ा देते, किसकी, ब्रेड की। दैट्स व्हाई दिस सिचुएशन इज नोन एज गिफिन पैराडॉक्स। इसको क्या बोला गया, गिफिन पैराडॉक्स, ठीक है। स्पेकुलेशन, सेकंड पॉइंट, सोचो स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है कि एक तरीके से बैटिंग करना, सट्टेबाजी करना। वही आपको लग रहा है कि भाई रिलायंस का जो शेयर है वो बढ़ रहा है, यानी इंक्रीज हो रहा है, तो प्राइस जब इसका बढ़ रहा है तो आप डिमांड कम करोगे ना, लेकिन आपने क्या करा, आपने कहा खरीदो और खरीदो, तो क्या करा आपने, बढ़ते हुए प्राइस पे आपने इसकी डिमांड बढ़ा दी। तो ये तो कोई लॉ ऑफ डिमांड की बात मान रहे हो आप, नहीं मान रहे, तो ये क्या हो गया, एक्सेप्शन। देख लो एक बार, समटाइम द प्राइस ऑफ कमोडिटी माइट बी इंक्रीजिंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज फर्दर, और लग रहा है फ्यूचर में और बढ़ेगा, तो अभी अपने बढ़ते दाम पे और खरीद लिया। द कंज्यूमर विल बाय मोर ऑफ द कमोडिटी एट द हायर प्राइस देन दे डिड एट द लोअर प्राइस, इट इज कॉन्ट्ररी टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये लॉ ऑफ डिमांड के अपोजिट की बात है। फिर आता है कॉन्स्पिक्यूअस, क्या आता है, कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि महंगे आइटम, लग्जरी आइटम, स्टैंडर्ड वाले, शो ऑफ बाजी, वो सब। तो भाई ज्वेलरी, कैश, स्पोर्ट्स कार, ये जितनी महंगी होगी उतना ज़्यादा आप शो ऑफ करोगे, उतना ज़्यादा फ्लेक्स करोगे। ये फ्लेक्स वाले आइटम आ गए तो उतना ज़्यादा फ्लेक्स करोगे। महंगी घड़ी है तेरा भाई के पास, देख रहा है रोलेक्स है, रोलेक्स देख रहा है, स्पोर्ट्स कार है, स्पोर्ट्स कार, महंगी कितनी है, 5 करोड़ 50 करोड़ की गाड़ी है। तो भाई ये महंगे, तभी तो आप क्या कर रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो। और मज़ेदार बात पता है, चलो खैर छोड़ो, हम क्लास में देखते हैं, नीता अंबानी का फ़ोन सर्च करना कितने करोड़ का है, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। सच गुड्स विल परचेज मोर एट हायर प्राइस एंड लेस एट लोअर प्राइस। तो नीता अंबानी ऐसे लोग महंगे आइटम होंगे तभी तो क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे, और सस्ता होगा तो खरीदेंगे क्या, नहीं खरीदेंगे। इसलिए कह रहा हूँ एक बार नीता अंबानी के फ़ोन की जो कॉस्ट है वो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कितनी है, सर्च करके गूगल से, मुझे तो पता बट मैं आपसे सर्च करवाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर शेयर्स और स्पेकुलेटिव मार्केट, ये तो हो गया एक तरीके से, पुरानी पॉइंट आ गया था। बैंड वैगन इफेक्ट, यानी बैंड वैगन मतलब भेड़ चाल, अरे जी सब खरीद रहे हैं तो हम भी खरीदेंगे, हमने भी डिमांड बढ़ा दी, चाहे प्राइस सस्ता है कि महंगा हमें पता ही नहीं है ना। सब लोग इंस्टाग्राम पे रील बनाए तो हम भी बनाएंगे, हमें क्या मतलब महंगा है सस्ता, हमें तो बनाएंगे, नाचेंगे, कच्चा बादाम हो जाए एक बार, ठीक है। चलो तो बैंड वैगन का होता है भेड़ चाल एक तरीके से। बैंड वैगन, वैगन मतलब क्या होता है, जो गाड़ी के डब्बे होते हैं ना, वही भेड़ चाल में चल दिया आगे। Here the consumer demand of a commodity is affected by the taste and preference of the social class। देखो सोशल क्लास, भाई सोशल क्लास जिस जगह जा रही है, यानी कि लोग जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं हम भी उसे फॉलो कर रहे हैं जी, फॉलोअर बन गए भेड़ चाल में, मस्ती में मजा आ रहा है, ठीक है। इफ प्लेइंग गोल्फ इज फैशनेबल अमंग कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव देन द प्राइस ऑफ गोल्फ एक्सेसरीज राइज। तो भाई गोल्फ छोटा आइटम तो नहीं है, गोल्फ तो बहुत महंगा होता है, लेकिन फैशनेबल है तो फैशनबाजी के चक्कर में महंगा होगा, तो एक्सेसरीज सारी लेंगे, ग्लव्स भी ले आएंगे, कैप भी ले आएंगे, चश्मा भी ले आएंगे, सब कुछ ले आएंगे, कपड़े भी ले आएंगे गोल्फ वाले, पूरी हवाबाजी, तो वो महंगा ही मिलेगा। तो पता है भाई तुम हवाबाजी करने के चक्कर में वो महंगा आइटम बेचेगा तुम्हें, तुम खरीदोगे भी, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो आता है एक वेबलन इफेक्ट। वेबलन इफेक्ट क्या होता है पता तुम्हें, बताओ। मतलब ये वो होता है कि अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, एक तो होता है कॉन्स्पिक्यूअस,
कि महंगा होगा तो खरीदेंगे, ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपना आपको मेंटेन रखने के लिए कुछ महंगी चीज खरीदते ही खरीदते हैं, तभी माना जाएगा कि वो अमीर है, तो उन्हें गरीब माना जाएगा। ठीक है, तो ये वेबलिन इफेक्ट था, ये कॉन्सेप्ट दिया था थियोस्टिन वेबलिन ने। ठीक है, नाम दे रखा है आपके में, नाम नहीं दे रखा आपके, मैंने बता दिया, ध्यान रखना। समटाइम कंज्यूमर डेवलप अ फॉल्स आइडिया दैट हाई प्राइस गुड्स विल हैव अ बेटर क्वालिटी। जो अमीर लोग करते ही नॉर्मली, तो भाई महंगा है तभी अच्छा है, सस्ता है तो बेकार है। इफ द प्राइस ऑफ सच गुड्स फॉल्स दे फील दैट इट्स क्वालिटी डिटोरिएट। तो लगता है कि अगर प्राइस सस्ता हो तो बेकार है, सस्ती चीज़ अच्छी होती ही नहीं, उनका ये मानना है। ठीक है, तो इस चीज़ में फंस जाते हैं वो। तो ये सब हो गया। टाइप ऑफ डिमांड, डिमांड कितने प्रकार की होती है भाई? प्राइस डिमांड, इनकम डिमांड, क्रॉस डिमांड। प्राइस डिमांड का मतलब क्या होता है? जो प्राइस पर निर्भर है। क्रॉस डिमांड जो सब्स्टिट्यूट गुड्स पर या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पर निर्भर है। इनकम डिमांड जो इनकम पर निर्भर है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज़्यादा होगी या कम। क्रॉस डिमांड यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा होगा तो जो ओरिजिनल क्वांटिटी है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, सब्स्टिट्यूट गुड अगर सस्ता होगा तो ओरिजिनल क्वांटिटी उसकी डिमांड कम हो जाएगी। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, ये सब है। देख लो प्राइस डिमांड का मतलब बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी। ठीक है, सीधी बात, डाउनवर्ड रिलेशन ग्राफ इसका। इनकम डिमांड द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर गुड्स। ठीक है, अब देखो इनकम अगर ज़्यादा होगी तो नॉर्मल गुड्स बताया था उसकी डिमांड ज़्यादा होगी और इनफीरियर गुड्स की डिमांड कम होगी। इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी? कम होगी और इनफीरियर गुड्स की डिमांड ज़्यादा होगी। ये सीधी बात है, हमने देख चुके ऑलरेडी। तो क्या देखो, लेवल ऑफ इनकम राइज द कंज्यूमर परचेज मोर गुड्स, द लेवल ऑफ इनकम डिक्रीज लेस गुड्स। इट मीन्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो ये नॉर्मल गुड्स के केस में होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इनफीरियर गुड्स के केस में इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। खत्म। देखो इन केस ऑफ सुपीरियर गुड्स और नॉर्मल गुड्स द इनकम डिमांड कर्व स्लोप अपवर्ड, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है ना इसलिए क्या होगा? अपवर्ड। याद रखना किसी भी ग्राफ का अगर कर्व निकालना हो तो जब इनडायरेक्ट इनवर्स से नेगेटिव रिलेशन होता है तो वो डाउनवर्ड ही बनता है, और किसी डिमांड का रिलेशन या किसी कर्व का रिलेशन, किसी ग्राफ का रिलेशन पॉजिटिव या डायरेक्ट है तो वो क्या बनेगा? अपवर्ड ही बनेगा। ध्यान रखना, सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन होता है इसलिए वो अपवर्ड बनता है, सेम जैसे यहाँ पे। और इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स डाउनवर्ड, लेफ्ट टू राइट, जैसे डिमांड का कर्व है। बस देखो इन्फीरियर गुड्स का ये हो गया लेफ्ट राइट, और ये हो गया नॉर्मल गुड्स का अपवर्ड। क्रॉस डिमांड बोले तो कि भाई सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के होने या ना होने की वजह से डिमांड ज़्यादा है या कम है। ठीक है, ये होता है क्रॉस डिमांड। सिंपल बात है। टी एंड कॉफी, पेन एंड पेंसिल एटसेट्रा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, ये रहा। देखो सब्स्टिट्यूट का ग्राफ, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन इसलिए अपवर्ड जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री इनडायरेक्ट रिलेशन इसलिए डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो बहुत ध्यान सुनना, बहुत ज़्यादा ध्यान से। चेंज इन डिमांड है एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब होता है कि जो फैक्टर ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ते हैं ना, फैक्टर ऑफ डिमांड के डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड थे, तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में से उनमें से सिर्फ एक ही फैक्टर काम करता है, और चेंज इन डिमांड में बाकी सारे उनमें से कोई भी काम कर सकता है। तो जो पहला फैक्टर था प्यारी में पी, यानी प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, यानी अपने ही गुड्स की कमोडिटी का जो प्राइस है, अगर उसकी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो रही है तो बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर प्राइस के अलावा, ध्यान से सुनो, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, जैसे कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, टेस्ट, पॉपुलेशन, इनकम, इन सब की वजह से अगर प्राइस के अलावा किसी भी वजह से डिमांड कम या ज्यादा हो रही है तो बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ठीक है, अब चेंज दो तरीके से, तो डिमांड बढ़ेगी या कम हो जाएगी। अगर प्राइस की वजह से एक मिनट, हाँ, अगर प्राइस की वजह से क्या होगा? अगर प्राइस की वजह से डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी तो ध्यान सुनना, यहां पे एक्सपेंशन होगा या फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर डिमांड ज्यादा होगी तो बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और अगर कम होगी तो बोलेंगे डिक्रीज इन डिमांड। ये कॉन्सेप्ट है, इतना सही कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, बहुत ही मजेदार बात है ये। ठीक है, आओ देखो तो मैं दिखाता हूं एक बार। तो पहले एक्सटेंशन या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो व्हेन ऑल अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स यानी कि सारे फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे एक्सेप्ट प्राइस, चेंज इन प्राइस। ठीक है, यानी अब प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ती कब है? जब प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी, तो यानी प्राइस जब गिरेगा और डिमांड जब बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन हो जाएगा। और जब प्राइस बढ़ेगा और डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द प्राइस डिक्रीज द डिमांड इज एक्सटेंडेड, द प्राइस इज इंक्रीज द डिमांड इज कॉन्ट्रैक्टेड। मैंने वही बोला है कि प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड एक्सटेंड हो जाएगी, और अगर प्राइस अगर बढ़ेगा तो डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इसके लिए आपको ये बताया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, समझाता हूँ, देखो एक बार मजेदार अच्छे से देखो।
ये हो गया डिमांड कर्व, ऐसे ही होता है। सपोज करो कि ये वो पॉइंट है इस समय जहाँ पे प्राइस एंड क्वांटिटी मीट कर रही है, तो ये 10 रुपये हैं और ये क्वांटिटी रख लो 5 है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, क्या बोला, प्राइस में चेंज होगा ना। एक बात याद रखना हमेशा कि जो एक्स एक्सिस होता है ये वाला नीचे वाला, इस पे हमेशा क्या होता है, क्वांटिटी होती है, वाई एक्स पे क्या होता है, हमेशा प्राइस होता है, ठीक है। तो अब हमने क्या बोल रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा। तो मान लेते हैं कि प्राइस कम हो गया, प्राइस 10 से कितना हो गया, 4 हो गया। तो जब 4 हो जाएगा तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, अब क्वांटिटी बढ़ जाएगी ना, देखो ऑटोमेटिक तुम्हें दिख जाएगी, यहाँ पे टच कर रहा है। तो क्वांटिटी कितनी है, 5 से तो ज़्यादा ही होगी, कितनी रख लो, 5 से ज़्यादा 12 रख लो, चलो। तो अब हुआ क्या, देखो सिंपल सी बात, पहले हम लोग कहाँ पर थे, पहले यहाँ पर थे, अब कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। तो क्या हुआ, प्राइस के कमी होने से डिमांड में बढ़ोतरी हुई, बट हमारा जो मूवमेंट है ये क्या है, मूवमेंट है। हम लोग कहाँ हो गए, मूव हो गए, पहले यहाँ पर थे फिसल के नीचे आ गए, तो मूव हुए ना कहीं पे। तो मूव कहाँ पे हुए, मूव हुए राइट वर्ड। कहाँ पर मूव हुए, राइट वर्ड मूवमेंट। कैसी मूवमेंट, राइट वर्ड मूवमेंट, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे दोबारा से, देखो सपोज कर लो यहां पे है 10 रुपए पर 5 क्वांटिटी है, ठीक है। अब प्राइस मेरा बढ़ जाएगा, अगर सपोज करो प्राइस बढ़ गया, कितना हो गया, 15 हो गया। तो अब जो है, अब क्वांटिटी कितनी हो गई, अब यहां पे आ गई, तो 5 से कम ही होगी, सपोज करो 3 हो गई। तो पहले हम यहां थे, अब कहां पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए, यहां पे आ गए ना। तो इसको बोला जाता है अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड या लेफ्टवर्ड, क्योंकि राइट से कहां जा रहे हैं, लेफ्ट तरफ जा रहे हैं, अपवर्ड या लेफ्टवर्ड, ठीक है। लेफ्टवर्ड वो भी क्या, मूवमेंट, मूवमेंट का ध्यान रखना भाई, मूव हो रहे हैं, क्योंकि चेंज इन डिमांड में शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट, और यहां पे क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। यहां पे क्या है, राइटवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। इसके अलावा चेंज इन डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, चेंज इन डिमांड में क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को देखना पड़ेगा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब इंक्रीज कैसे होता है और डिक्रीज कैसे होता है भाई, तो ग्राफ बना के समझ आएगा अच्छे से। देखो अभी देखा था हमने कि इंक्रीज या डिक्रीज किसकी वजह से होता है, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से होता है, ठीक है। प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर, तो प्राइस मान लो ये 10 रुपये है और पहले डिमांड अपनी क्या है, यहाँ पर है, तो ये हो गया अपना मीटिंग पॉइंट। यहाँ पे डिमांड क्वांटिटी कितनी है, 5। अब अपने को क्या करना है, प्राइस में चेंज नहीं होगा, बल्कि प्राइस के अलावा किसी फैक्टर से भी चेंज होगा, तो डिमांड अपनी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो नई डिमांड कितनी मिल गई हमें, 10। प्राइस तो इतना ही रहा, अब नया कर्व हमें मिलेगा ये वाला। तो कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ से आगे की तरफ पहुँच गए। ये क्या हुआ इस बार अपना शिफ्ट हुआ है, क्या, अच्छा हाँ ब्रेक दे दो, मुझे भी आधा घंटा और लगेगा कम से कम, हाँ क्योंकि मैं फिर ख़त्म ही करूँगा। एक मिनट बस मुझे एक हाँ, चीज़ चेक करनी है। कर लो आप, 1 मिनट, तो नहीं फिर ये, हाँ वो तो एडिट हो जाएगा फिर बीच में ना, ठीक है, ऐड कर लेंगे। हाँ जी। तो ये हम क्या करते हैं कि ये इंक्रीज इन डिमांड कहा जाएगा, ठीक है। चेंज इन डिमांड के अंदर 2 पोर्शन बताया मैंने, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज कब होता है, जब प्राइस के अलावा, आपने देखा ना कि प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, बल्कि क्या हो गया, नया डिमांड कर्व आ गया। क्योंकि हो सकता है ना टेस्ट चेंज हो जाए, क्लाइमेट कंडीशन की वजह चेंज हो जाए, ये तो हो ही सकता है। तो इस वजह से क्या हो गया, अपना नया डिमांड कर्व आ गया। और हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए, पहले हम इस ब्लैक वाले लाइन पे थे, अब हम इस पर्पल वाली लाइन पे आ गए। तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड कर्व। क्योंकि देखो ना, पहले 10 क्वांटिटी थी, अब कितनी हो गई, सॉरी पहले 5 थी, अब कितनी है, 10 के आसपास है ना। तो अब यही क्या बोला जाएगा, हम कहां से कहां चले गए, राइटवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट। और ऊपर क्या हुआ था याद है, जब डिमांड बढ़ी थी तो वो मूव हुई थी, यानी क्या हुआ था, जैसे याद करो वाटर पार्क होता है, वाटर पार्क में जो झूला होता है वो पानी में आने वाला है ना, वो स्लाइड होती है जो, उसमें क्या हुआ, पहले हम इस वाली स्लाइड पे थे, अब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर में चेंज हुआ है, तो हमारी जो स्लाइड थी वो चेंज हो गई, हमने बीच में ही जंप मार दिया, हम नए वाले झूले पे आ गए।
ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसलिए राइट वर्ड राइट वाले झूले पे आ गए। और वहीं अगर इसको देखेंगे, कंपेयर कर लो सेम, 10 रुपये से 5 क्वांटिटी सेम ही रखोगे, ठीक है, यहाँ पे कट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी डिमांड कम हो जाएगी। हो सकता है प्राइस के अलावा किसी इनकम हमारी अगर कम हो गई, सपोज करो इनकम कम हो गई, इनकम कम होने की वजह से हमारी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, नेचुरल है। ये देखो 3 हो गई ना, प्राइस तो 10 रुपये ही है, लेकिन हमारी इनकम कम हो गई, इससे हम कम खरीद रहे हैं उसे, तो हमने क्वांटिटी कम हो गई, तो हम 5 से 3 पे आ गए, यहाँ पे 5 से 10 पे गए थे, बस ये चीज़ हो गई। अब हम कहाँ पे आ गए, रेड वाले से ब्लैक वाले पे आ गए। तो क्या अब किस तरफ आए हैं हम, ये साइड कौन सी है मेरी, लेफ्ट साइड है ना, तो ये क्या हो गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट। भाई यही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएंगे, ध्यान रखना, यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, शिफ्ट है कि मूवमेंट है, मूवमेंट है तो प्राइस की वजह से होता है या प्राइस के अलावा किसी फैक्टर की वजह से होता है। तो दोबारा से रिवाइज करवा दूँ, यहाँ पे क्या बात ध्यान रखने की है, देखो 2 टॉपिक हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होता है एक वजह से, सिर्फ प्राइस की वजह से। इसके अंदर 2 चीज़ देखने को मिलती है, या तो एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन कब होगा, जब प्राइस में कमी होगी तो डिमांड मेरी बढ़ जाएगी, तो एक्सपेंशन हो गया। और दूसरा क्या होगा, प्राइस में अगर बढ़ोतरी होगी उसके डिमांड कम होगी तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन। ये सब प्राइस पे खेलता है, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड वाला कॉन्सेप्ट खत्म। इसमें क्या होता है, राइट वर्ड मूवमेंट होगा एक्सपेंशन में और लेफ्ट वर्ड मूवमेंट होगा कॉन्ट्रैक्शन में। अब पूरी तरीके से खत्म। दूसरा पॉइंट क्या होता है, चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड यानी कि इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, जब क्या होगा, जब मेरा प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से मेरी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इंक्रीज इन डिमांड यानी कि हम कहां पहुंच जाएंगे, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट। और प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से हमारी डिमांड कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा डिमांड कर, सीधी बात, ठीक है। चलो समझ आया होगा। अब बुक से एक बार बस फटाफट से नजर मार लो, क्योंकि सारी चीज मैंने बता दी तुम्हें अच्छे से, ठीक है। चेंज एक्सपेंशन, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो एक्सपेंशन बोलो या एक्सटेंशन बोलो, एक ही मतलब होता है, ठीक है, टेंशन मत लेना इस बात की। When all other things remain constant, अब आज मैं आपको एक बात और बता दूं, जब ये चीज लिखी होती है ना, when all other things remain constant, other things remain constant बोलते हैं, तो इसको ना एक टेक्निकल टर्म में कुछ बोलते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपसे, सेटरिस पेरिबस। तो ये मतलब होता है सेटरिस पेरिबस, ठीक है। छोड़ अब देखो ध्यान से, तो when the price is to change in demand, these change in demand are called extension and contraction. Price is decrease, demand is extend, यानी प्राइस कम हुआ डिमांड बढ़ी तो ये एक्सपेंशन को दर्शा रहा है, और इसका अपोजिट प्राइस बढ़ा डिमांड कम हो गई तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। टू एक्सप्लेन द एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अ सिंगल डिमांड कर्व इज इनफ। मतलब ठीक है, उसने एक से बना दिया, हमने 2 बनाए थे, इसने इसे तो इसका मेन पॉइंट हो गया ई से E1 पे आया तो क्या हो गया, राइट वर्ड मूवमेंट, डिमांड बढ़ गई एक्सपेंशन हो गया। ई से E2 पे गया तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, हमने अलग डिमांड कर्व बना के समझ लिए थे। फिर इंक्रीज या डिक्रीज, व्हेन द प्राइस में, यहाँ पे क्या प्राइस कांस्टेंट है, और प्राइस के अलावा चाहे सब्स्टिट्यूट गुड्स, सप्लीमेंट्री इनकम, टेस्ट, पॉपुलेशन, कोई भी रीजन हो उसकी वजह से अगर डिमांड बढ़ रही है तो इंक्रीज और कम हो तो डिक्रीज, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड एंड द डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। फिर वो बताया वो शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने समझा दिया अच्छे से, ठीक है। फिर आता है आपका इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी का मतलब क्या, तो अभी हमने देखा कि डिमांड क्या है, डिमांड का मतलब क्या है, कैसे चेंज होती है, क्या सब इसके अंदर आता है, वो सब इसके अंदर आ गया। अब मैं इलास्टिसिटी बताता हूँ आपको। इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्ड कितना करेगी, यानी डिमांड कितना चेंज आएगा। अभी बताया कि डिमांड में चेंज आता है, हाँ ठीक है, प्राइस से चेंज आता है, चाहिए कि चेंज आता है, बट सवाल ये है कि कितना चेंज आएगा भाई साहब। मैंने अगर 10 रुपये कम कर दिए तो कितनी डिमांड बढ़ेगी, ये कैसे पता चलेगा मुझे, ये पता चलता है हमें इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, रिस्पॉन्सिवनेस कितना है, तो ये हमें पता चलता है इस टॉपिक से। तो इसलिए बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्ड कितना है, सेंसिटिविटी कितनी है प्राइस की वजह से, इनकम की वजह से, सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से, ये आ जाओ। तो इलास्टिसिटी मींस सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। डिग्री ऑफ रिस्पॉन्ड इन डिमांड, की डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करेगी, प्राइस को मैंने 5 से 10 कर दिया तो डिमांड में कितना चेंज आया, कितना रिस्पॉन्ड हुआ डिमांड में, ये ड्यू टू डिफरेंट डिमांड डिटरमिनिंग फैक्टर्स एज टू डिमांड एक्सपेंस चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड। तो यही कहता है कि डिमांड में कितना चेंज आया ड्यू टू द रीजन ऑफ एनी डिटरमिनेंट, ठीक है। अगर प्राइस पे हम खेल रहे हैं, अगर प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आया है तो हम दिखाते हैं कि भाई डिमांड में चेंज आया प्राइस की वजह से, तो प्राइस में कितना चेंज करा तो डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये बताते हैं। दूसरा क्या फैक्टर होता है, इनकम की वजह से अगर देख रहे होते कि प्राइस डिमांड हमारी 10 रुपये 10 क्वांटिटी चेंज हो गई
क्यों? क्योंकि इनकम में बदलाव हुआ, तो इनकम में कितना बदलाव होगा कि डिमांड में कितनी क्वांटिटी में परिवर्तन आ जाएगा, तो ये सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बता रहा है आपको, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी दोस्त। तो प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपना डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। ठीक है, इसको आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। चलो अच्छा, एक बात और मैं बता दूं, ये लास्ट डे कॉन्सेप्ट दिया किसने? मार्शल यानी अल्फ्रेड मार्शल ने, और वही लॉ ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट भी किसने दिया था? हमें अल्फ्रेड मार्शल ने ही दिया था। ठीक है, स्वाहा। चलो अब देखो, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, इसको मैं आपको यहाँ से करवाता हूँ। ये स्टूडेंट ने बहुत अच्छी चीज़ देखी है। ठीक है, फटाफट से हो जाएगा, ये बड़ी अच्छी। तो इलास्टिसिटी 5 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की हो सकती है? 5 टाइप की हो सकती है। एक परफेक्टली इलास्टिक, एक हाईली इलास्टिक, हाईली मतलब कि मोर इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक नहीं पूरी तरीके से परफेक्टली इलास्टिक है, आपने प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं करा लेकिन डिमांड में अनगिनत चेंज आ गया, आ सकता है अगर आपकी डिमांड, आपकी वस्तु इस प्रकार की है। दूसरा हाईली इलास्टिक यानी कि रिलेटिवली हाई इलास्टिक, मोर इलास्टिक, आपने प्राइस में चेंज करा उसकी वजह से डिमांड में कुछ ज़्यादा ही चेंज आ गया। दूसरा, आपने जितना चेंज प्राइस में करा उतना ही चेंज आपको डिमांड में देखने को मिला अपनी, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। और इसके अलावा होता है लेस इलास्टिक या इनइलास्टिक, यानी आपने प्राइस में ज़्यादा चेंज करा बट डिमांड में उतना चेंज नहीं आया जितना आपने सोचा था। दूसरा होता है परफेक्टली इनइलास्टिक, आप प्राइस में कितना मर्जी चेंज कर लो डिमांड में चेंज ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक। तो ये देखो, ये हो गया आपके सामने। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी, ठीक है। अच्छा, इनकम वाला प्राइस वाला ऊपर ही है, तो कोई नहीं, सब सेम ही है, बस इनकम और प्राइस में खेलेगा ये, मेन तो यही है। और मैं पहले आपको ये दिखाता हूँ। हाँ, तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, तो जब इलास्टिक में क्या होता है, ईपी क्या होता है? हमेशा इनफाइनाइट होगा। इनइलास्टिक में ईपी क्या होगा? 0 होगा। इसमें क्या होगा? 1 होगा यूनिटरी में। हाईली में क्या होगा? 1 से ज़्यादा और 1 से कम। ऐसे समझ नहीं आएगा, ऐसे आप सिर्फ रट सकते हैं। आपको समझा के बताता हूँ, देखो आपको 5 केस बताता हूँ कि क्या कहना चाहता है, यही बताता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट एक्शन लगेंगे बस, बट कोई बात नहीं, मजा करके समझ आ जाएगा, तो मज़ेदार, भूलोगे नहीं। ठीक है, 1 2 3 4 ही हुए, तो 4 5 देखते हैं लास्ट वाला कैसे करेंगे हम लोग। ये वाला ज़्यादा बड़ा होगा ना, बीच वाला, इसीलिए जगह बढ़ गई। चलो ऐसे बड़ा कर लेते हैं, जगह बढ़ जाएगी हमारे पास। तो 2 3 4 5, अब ठीक है। तो ये पहला वाला जो पॉइंट है ये बात करेगा हमारा परफेक्टली इलास्टिक, ये हो जाएगा हाईली इलास्टिक, ये हो जाएगा यूनिटरी इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक सेम थिंग, ये हो जाएगा लेस इलास्टिक, और ये हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, और सेम इनकम में रहता है, बस प्राइस की जगह क्या आ जाएगा? इनकम आ जाएगा। तो बहुत समझ में, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, अब हमने देखा कि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इलास्टिसिटी, अगर किसी भी चीज़ की इलास्टिसिटी निकालनी है तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। इसको डिवाइड कर दो किससे? जिस भी रीजन के वजह डिमांड में चेंज आया, हमें 3 पढ़नी है, एक तो प्राइस के लिए, एक इनकम के लिए, एक क्रॉस के लिए। तो मैं यहाँ प्राइस की बात करूँ तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब देखो परफेक्टली इलास्टिक मतलब क्या होता है कि प्राइस में नो चेंज बट क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज, वेरी मच, बहुत ज़्यादा चेंज। ठीक है, तो मान लो प्राइस में कितना चेंज रहा? 0, और क्वांटिटी में कितना चेंज हो गया? 50 यूनिट का चेंज हो गया, 50 यूनिट का चेंज हो गया। तो फॉर्मूले में पुट कर दो तो आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है? 50% का चेंज मान लो, हम परसेंटेज वाइज खेलते हैं, तो 50% को डिवाइड करोगे किससे? 0% से, तो अपॉन में 0 आ गया, मतलब क्या आ गया? इनफाइनाइट आ गया, नहीं आ गया? नॉट डिफाइंड। तो यही तो बोलना था वो कि ईपी क्या होगा इसका?
इनफाइनाइट होगा। ठीक है, ये बात हो गई पहली बात। दूसरी बात, हाईली इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस में चेंज हुआ है 20% का और क्वांटिटी में चेंज हुआ है 40% का। ठीक है, हाईली इलास्टिक। या मान लो 30% का कर लो, चलो और कैलकुलेशन नहीं आपको अच्छे से समझा दूंगा मैं। 30% का, ठीक है। तो अब क्वांटिटी में कितना चेंज, 30% का डिवाइड 20% का, काटोगे तो क्या हो जाएगा, कुछ 1.5 आएगा। यानी कितना है ये इलास्टिसिटी, कैसे है ये मेरी ईपी, ग्रेटर देन 1 है कि नहीं है, 1 से ज़्यादा। तो वो यही कह रहा था, ईपी कितना है, 1 से ज़्यादा। तो हाई इलास्टिक में ईपी कैसा होता है, हमेशा 1 से ज़्यादा होता है। तो ये बात ध्यान रखना अपने। ठीक है, यूनिटरी में देखो कि प्राइस में चेंज हुआ है 20% का, क्वांटिटी में भी चेंज कितना हुआ 20%, यानी बराबर दोनों में। तो 20 डिवाइड बाई 20 करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1। तो यूनिटरी में क्या होता है, इसलिए यूनिटरी यानी 1। तो यूनिटरी इलास्टिसिटी कैसे होती है हमारी, 1 के बराबर होती है। ये आपको याद कर लो, बहुत अच्छा है। और अगर याद नहीं करोगे, आप ऐसे इसको समझ लोगे कॉन्सेप्ट वाइज, तो आप एग्जाम में फटाफट से 1 मिनट के अंदर आंसर भी निकाल पाओगे सॉल्व करके भी। ये तो हम कुछ भी रैंडम फिगर 20-30% कहाँ से आए, मैंने अजम्पशन करी, आप भी ले सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब पता होना चाहिए मतलब क्या होता है। हाई इलास्टिक मतलब कि डिमांड में बहुत चेंज हो गया, प्राइस में कम चेंज होने से भी। परफेक्ट इलास्टिक हमने कुछ चेंज नहीं करा प्राइस, तब भी डिमांड में इतना चेंज हो गया। अरे यार, हाँ तो मैं क्या कह रहा था अभी तक, ठीक है, मैं कह रहा था कि ये जो बीच में परफेक्टली इलास्टिक, हाई इलास्टिक और यूनिट इलास्टिक का मतलब क्या है, कि इलास्टिसिटी का मतलब बताया मैंने क्या होता है कि डिमांड में कितना चेंज आएगा कि उसके डिटरमिनेंट की वजह से। और यहाँ पे हमें 3 पढ़ने हैं, प्राइस, क्रॉस और इनकम। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं प्राइस का। परफेक्टली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, लेस इलास्टिक। फॉर्मूला सिंपल है कि आपको किसी भी की इलास्टिसिटी निकालनी हो तो क्या करते हैं, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस से निकाल रहे हैं, इनकम से निकाल रहे होते तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। तो बस वही 5 पॉइंट होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक यानी कि प्राइस में बहुत ज्यादा कुछ भी चेंज नहीं करा हमने, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं, 0% चेंज रहा। डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज रहा, तो इसलिए क्या हो गया, इनफाइनाइट आ गया इसका आंसर। क्योंकि आप फॉर्मूले पुट करोगे, परसेंटेज चेंज डिमांड कितना है 50% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है 0%। तो जब अपॉन में 0 आ गया तो क्या हो गया, इनफाइनाइट ही हो गया ना। ये दोबारा रिवाइज करवाता हूँ मैं एक बार, शायद मुझे लगा बीच में शायद आपको आवाज माइक का इशू मेरे को लगा, मैं फटाफट से ये चीज दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। ऊपर का ज्यादा कुछ निकला नहीं है। ठीक है, हाईली इलास्टिक मतलब क्या हो गया, क्वांटिटी में ज्यादा चेंज रहेगा, प्राइस में कम चेंज रहेगा। और यहाँ पे दोनों में क्या रहेगा, इक्वल चेंज रहेगा। यहाँ पे कैसा चेंज रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ पे क्वांटिटी में ज्यादा चेंज रहेगा, यानी क्वांटिटी में ज्यादा चेंज रहेगा, प्राइस में कम चेंज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे लेस इलास्टिक, प्राइस में कितना चेंज रहेगा, यहाँ पे मानो 20% का चेंज प्राइस में हो गया और क्वांटिटी में कम चेंज होगा, तो प्राइस में ज्यादा चेंज रहेगा और क्वांटिटी में सिर्फ कितना चेंज होगा 10% का। तो इसको अगर फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है 10% अपॉन में परसेंटेज चेंज प्राइस 20%। तो क्या आंसर आ जाएगा, जो भी आंसर आएगा 1 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो लेस इलास्टिक है ना, लेस इलास्टिक यानी कि जो डिमांड है वो रिस्पॉन्ड कम कर रही है। हाई इलास्टिक में क्या था, डिमांड कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्ड कर रही है, प्राइस में कुछ चेंज हुआ उससे ज्यादा रिस्पॉन्ड डिमांड ने कर दिया, सेंसिटिव है हमारा गुड्स। और परफेक्ट इलास्टिक में प्राइस में कुछ चेंज नहीं हुआ, दूसरे लोग चेंज कर रहे हैं तब भी हमारी डिमांड में चेंज आ गया भाई साहब। या हमने बहुत माइन्यूट 1 रुपए का चेंज किया तो हमारी डिमांड पूरी ही बर्बाद हो गई। ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए बोला गया कि डिमांड कितना ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी बीच में। परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या हो गया कि भाई प्राइस में आप 60% का चेंज कर दिया आपने, लेकिन आपके प्रोडक्ट की डिमांड ही कुछ इस प्रकार की है कि भाई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, 0% चेंज। कोई आपको किसी ने करा ही नहीं रिजेक्ट, आपने कितना ही महंगा कर दिया सामान अपना, लोग तब भी आपसे ही खरीद रहे हैं। क्यों, क्योंकि हो सकता है क्या पता आपकी मोनोपोली हो, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्वांटिटी चेंज में कितना हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 60%। तो आंसर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे ईपी क्या होता है, 0 होता है। लेस इलास्टिक में ईपी क्या होता है, लेस देन 1 होता है। और यहाँ पे ईपी क्या होता है, इज इक्वल टू 1 होता है यूनिटरी में, और इसमें हाई इलास्टिक में ग्रेटर देन 1। और फर्स्ट वाले में परफेक्ट इलास्टिक में तो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, डिमांड कर्व अगर इनके बनाए जाए सबके अलग अलग इसी के आधार पे, तो बहुत मजेदार बनेंगे, ये भी पता होने चाहिए। तो परफेक्टली इलास्टिक और डिमांड कर्व बनेगा। देखो हम क्या कर रहे हैं, प्राइस में कुछ नहीं करा, प्राइस मानो 10 रुपए ही है, क्वांटिटी पहले इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। तो भाई इसका तो
हमेशा कैसा रहेगा ग्राफ, हॉरिजॉन्टल रहेगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्टली इलास्टिक में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ध्यान रखना। और यहां पर हाईली इलास्टिक में कैसा ग्राफ बनता है, हमेशा हमारा फ्लैटर बनता है। कैसा बनता है, कंपैरेटिवली फ्लैटर बनता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्लैटर। ये कैसा होता है, ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जैसे नॉर्मल डिमांड कर्व बनता है वैसे ही बनेगा, इसको क्या बोला जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाता है, ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद ये जो लेस इलास्टिक वाला इससे ग्राफ बनेगा तुम्हारा स्टीपर, कंपैरेटिवली स्टीपर, क्योंकि खुद देख लो अगर तुम इसको मिला करके समझोगे तो इजीली और समझ आ जाएगा। ये देखो फ्लैटर वाला, देखो हाईली इलास्टिक वाला, पहले हमारी जो डिमांड थी वो इतनी थी, ठीक है, मानो ये 20 रुपये है और प्रोडक्ट कितना है हमारा, कितने बेच पा रहे हैं, 10 प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं 20 रुपये पे, ये क्वांटिटी होता है ना एक्स पे हमेशा। अब हमने क्या करा, हमने प्राइस में हल्का सा चेंज करा, हमने 20 से सिर्फ 15 रुपये करे, तो खुद देख रहे हैं कितना चेंज आ गया हमारे इसमें, देखो देखो कितना दूर चेंज आया, 10 से कितना बड़ा एरो बन गया दूर का, ऑलमोस्ट 30 का बन गया। और ये प्राइस में छोटा एरो, क्वांटिटी में बड़ा एरो, देख लो प्राइस में कम चेंज करा है, क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज हो गया, तो ये क्या है, हाईली इलास्टिक, क्योंकि हमारा जो गुड्स है वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है प्राइस में चेंज होने से। यहाँ पे देखोगे तो बराबर ही बैठेगा, ठीक है, ये देखो पहले इतना था, फिर हमने प्राइस में कमी कर दी तो कितना हो गया, इतनी कमी करी, उतना ही क्वांटिटी में चेंज हुआ होगा, देख लो एरो बना कर देख लो, देखो ऑलमोस्ट बराबर ही एरो बन रहा है, ठीक है। स्टीपर में देखो कि पहले हमारा गुड्स का प्राइस इतना था, 50 रुपये था, हम कितनी क्वांटिटी बेचते थे, 30 क्वांटिटी बेचते थे, हमने क्या करा, हमने प्राइस में बहुत चेंज कर लिया, हमने कहा अरे देखते हैं जरा क्या होता है, तो हमने 50 से 20 कर लिया, तो देखो हमारे जो क्वांटिटी में फ़र्क कितना पड़ा है, ना के बराबर, देख पा रहे हो, 30 से 32, इतना ही चेंज हुआ बस, तो ये चीज़ है। सेम गोज विद द हेयर, देखो ये क्या हुआ, ये भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे हमारा जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी फिक्स है, प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो, ठीक है, ये चीज़ है, इसलिए क्या हो गया ये पैरेलल टू वाई एक्सिस। नाम क्या क्या बताया मैंने, इसका फ्लैटर बताया, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी वाले का नाम याद रखना भाई, इसका नाम भूल जाते हैं बच्चे, तीसरे वाले का, ये तो हो गया स्टीपर, और ये क्या हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल, खत्म। इनकम का भी सेम ही बनता है, इनकम का भी सेम ही 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी होती है, तो इसी के साथ मैंने ये चीज़ भी खत्म कर दिया, और बुक से फटाफट से देख लो ये सब, अब तो समझ आ ही जाएगा। तो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक में ईपी क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इलास्टिक में 0 होता है, रिलेटिवली इलास्टिक यानी कि हाईली इलास्टिक 1 से ज़्यादा होती है, और यहीं पे इन इलास्टिक में क्या होता है, देख लो एक बार, 1 से कम होती है, और यूनिटरी इलास्टिक 1 के बराबर होती है, बस। अब ये दोबारा सबको बताया, तुम रीड कर सकते हो, मैंने जो बताया पूरा वही लिखा है, ठीक है, ग्राफ देख लो ये रहा, ठीक है। वैन क्या किसका है, ये परफेक्टली इलास्टिक का, ये किसका हो गया, परफेक्टली इन इलास्टिक का, ये किसका हो गया, फ्लैटर जो बन रहा है, ये किसका हो गया, हाईली इलास्टिक का, ये किसका बनेगा इसके बाद वाला, स्टीपर जो बना है, देखो लेस इलास्टिक का, फिर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ऐसे बनाए, आप वैसे ही बना सकते हैं, आप बनाने को तो आएगा नहीं, पहचानना है, तो ये किसका हो गया, अपने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला यूनिटरी इलास्टिक का। फिर इनकम इलास्टिसिटी सेम, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड परसेंटेज चेंज इन इनकम, बस प्राइस से क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, बाई कैलकुलेशन पूरी सेम रहेगी, ये सब भी सेम रहेगा, वही रहेगा। अगर इनफाइनाइट चेंज आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक, कुछ चेंज नहीं आ रहा तो 0 यानी कि वर्टिकल पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर बराबर चेंज है तो यूनिटरी, और क्या बचा, अगर इनकम से ज़्यादा चेंज रिस्पॉन्ड कर रही है क्वांटिटी में तो हाईली इलास्टिक, और कम है तो लेस इलास्टिक, सेम ही चीज़ है, ये तो हो गया, ठीक है। ये हो गया क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी देख लो एक बार, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर गुड्स एक्स, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ गुड वाई। क्रॉस मतलब क्या होगा, गुड्स ओरिजिनल वाला होगा और प्राइस किसका देखेंगे, अपोजिट वाली वस्तु होगा, तभी तो क्रॉस बनेगा ना भाई, कि सब्स्टिट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट्री हो। अपने मेन गुड्स की क्वांटिटी मान लो टी क्या हो गया, हमारे लिए मेन हो गया, टी मेन है, और उसका सब्स्टिट्यूट क्या, अपना कॉफी, तो टी की क्वांटिटी देखेंगे और कॉफी का प्राइस देखेंगे, बस जितना चेंज आ रहा है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे, फॉर्मूला तो वही रहेगा, बस प्राइस ऑफ गुड्स वाई आ जाएगा, ये चीज़ है, ठीक है, ओके। अब देखो मेथड बताएंगे कैसे कैसे इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया परसेंटेज मेथड जो होता है, फॉर्मूला सेम वही था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फिर क्या होता है टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड हमारी बात करता है एक्सपेंडिचर, आउटले मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर की कितना खर्चा हम कर रहे हैं,
तो इसमें हमें रिश्ता देखना होता है प्राइस और आउटले के बीच। देखो क्या कह रहा है, अगर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया, प्राइस के कम होने से हमारा क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, तो इसका मतलब होता है कि इलास्टिसिटी कैसी है, हाई है, ग्रेटर है। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट रहा और प्राइस के चेंज होने से खर्चे पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये इलास्टिसिटी कैसे जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। और टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा प्राइस के इंक्रीज होने से, तो क्या हो जाएगा, ये इलास्टिसिटी हमारी क्या हो जाएगी, 1 से कम, यानी कि रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये चीज़ है। देख लो एक बार, ये यहाँ पे दे रखा है, तो प्राइस 9 और 7 6 5 4, डिमांड क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी 9 रुपये पे 40 गुड्स खरीदते हैं, 8 रुपये पे 50 क्वांटिटी खरीदते हैं, 7 पे 60, 6 पे 70, ऐसा खरीद रखा है। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, दो के पोर्शन में देखना, जब प्राइस 9 था तो टोटल आउटले कैसे निकलता है, ये तो निकालना आता है ना, टोटल आउटले कैसे निकलता है, एक्सपेंडिचर, यानी एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू हो, कैसे P इंटू क्यू कर दो, टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। आप एक आइटम खरीदते हो, देखो एक चॉकलेट आती है 10 रुपए की, आपने खरीदी 5 चॉकलेट, एक चॉकलेट 10 रुपए की, तो 5 चॉकलेट खरीदने में टोटल खर्चा कितना हो जाएगा बताओ, इंटू 10 करोगे ना, यानी सीधी बात है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, क्या करा मल्टीप्लाई का, तब जाके क्या निकल गया, 50 रुपये आ गए ना पूरे के पूरे। तो वहाँ भी तो यही हो रहा है, देखो प्राइस इंटू क्वांटिटी इंटू टोटल एक्सपेंडिचर, 9 चौक 36, 3 60, 8 45 400, और देखो 7 420, 7 420, और देखो 5 कितना होगा 400 एंड 360। तो ये इधर रखा, सिंपल सी बात है, इसको रीड कर लोगे तो हो जाएगा इजीली। फिर पॉइंट मेथड, पॉइंट मेथड बहुत सिंपल है, ये मैं ऐसे बता देता हूँ, देख लो एक बार। देखो ये बात करता है डिमांड कर्व के ऊपर, पॉइंट बन रही है, कुछ पॉइंट इसने बना दिए, कुछ पॉइंट बना दिए और बता दिए। मानो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया डी पॉइंट, और ये हो गया ई पॉइंट। पॉइंट मेथड से इलास्टिसिटी निकालनी है तो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। अब मुझे निकालनी है डी पॉइंट की इलास्टिसिटी, डी पॉइंट की इलास्टिसिटी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, देखो लोअर सेगमेंट यानी डी के नीचे क्या है, कितनी चीजें हैं, 1 ही है, हाँ जी 1 ही है। अपर सेगमेंट क्या हो गया, डी से ऊपर 1 2 3 पॉइंट आ गए। अब अगर मैं इसको काटूंगा तो क्या आएगा, 0.33 आएगा, यानी क्या आ रहा है 0.33, 1 से छोटा होता है या बड़ा, तो ये तो 1 से छोटा होता है, ये क्या होता है 1 से छोटा होता है 0.33। और अभी हमें पता चला था कि 1 से छोटा अगर इलास्टिसिटी आती है हमारे पास तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कैसी है, ये 1 से छोटी है, तो यानी कैसा हो गया ये इनइलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक। ठीक है, अगर ये पॉइंट की निकालनी है तो क्या हो जाएगा, लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट, नीचे कितनी चीजें हैं 4, ऊपर कितना है 0, अपॉन में 0 क्या आ गया, इनफाइनाइट आ गया, नहीं आ गया इनफाइनाइट। ए पॉइंट पर क्या है इलास्टिसिटी, इनफाइनाइट है, यानी परफेक्टली इलास्टिक है, बताया था अभी। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब किसी और पॉइंट की फिर निकाल लेते हैं, बी पॉइंट की अगर निकालोगे, ये तो सी की निकाल लेते हैं पहले, बी सी पॉइंट की अगर निकालनी तो कैसे निकालेंगे, देखो लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट, सी के नीचे कितनी चीज 2, सी के ऊपर कितनी चीज 2, क्या आ गया 1, तो यहाँ पे ही इलास्टिसिटी कैसी है इक्वल टू 1 है, तो इसको क्या बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक, बस ये चीज़ है और क्या है। ई पॉइंट की अगर निकालेंगे तो क्या होगी, लोअर सेगमेंट 0 अपर सेगमेंट 4, 0 आ गया, ये क्या होगा परफेक्टली इन इलास्टिक। अभी बताया था ना जब इलास्टिसिटी 0 आती क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक, तो सिंपल सी, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो बी पॉइंट का निकालोगे तो नीचे कितना है 3, ऊपर कितना है 1, काटोगे तो 1 से ज़्यादा आ रहा है, आंसर 3 आ रहा है, तो 1 से ज़्यादा होता तो क्या होता है हाईली इलास्टिक, बस इसका तो यही करना था, खत्म। देख लो एक बार, लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट, बस खत्म हो गया। तो इन दिस मेथड ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड कैन बी मेजर्ड ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला ABCD पे। ठीक है, तो बस फॉर्मूला क्या लोअर सेगमेंट डिवाइड अपर सेगमेंट, इसको ऐसे यूज़ करना है, देख लो मैच कर लो, सब कुछ सेम है। ठीक है, ये है बस। ठीक है, अब क्या बचा है, थोड़ा सा बचा है वैसे तो, बस खत्म कर दें क्या, ख़त्म ही कर देते हैं, थोड़ा सा बचा है ना, फिर क्या करना आगे ले जा करके इसको यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। एक होता है आर्क मेथड। आर्क मेथड का मतलब क्या होता है,
इसमें आर्क मेथड में थोड़ा फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड मतलब कि बढ़ जाता है फॉर्मूला। इन शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन आपका, मैं लिखवाता हूँ देखो ऐसे ना, इनका फॉर्मूला अजीब है थोड़ा सा। देखो आर्क मेथड में जब इलास्टिसिटी निकालते हैं, बट हालांकि इस पर एमसीक्यू नहीं आएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू, ठीक है, अपॉन में Q1 प्लस Q0 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा, डिवाइड बाय फिर डेल्टा P अपॉन में P1 प्लस P0 डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाता है पूरा पूरा फॉर्मूला जो होता है इसका। इन शॉर्ट क्या बन जाता है फिर ये, डेल्टा Q अपॉन में Q1 प्लस Q0, ऊपर जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा P1 प्लस P0 डिवाइड बाय डेल्टा P। तो कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला बन जाता है इसका, ठीक है। पूरा करने के बाद देखो यही आ रहा है देखो डेल्टा चेंज इन डिमांड डेल्टा Q फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड डिमांड यानी कि Q1 प्लस Q0, ठीक है। Q2 से तो कट जाएगा, अल्टीमेटली बचेगा क्या, फिर चेंज इन प्राइस एंड डेल्टा P अपॉन में डिवाइड कर रखा है ये, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड प्राइस। तो ये सब है ड्राइंग इसकी थोड़ी सी, तो ये है बस, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और कुछ नहीं। एक ये चीज होती है रिलेशन बिटवीन AR, MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। AR, MR एंड ये चीज आपको रेवेन्यू वाले चैप्टर में बताई जाएगी, मार्केट वाले चैप्टर में, बट फिर भी एक बार देख लो यहाँ पे, ठीक है। ये जो डेरिवेशन है, इतनी डेरिवेशन देखने की जरूरत है नहीं आपको, आप सिर्फ ये लास्ट वाला पॉइंट देखो, यहाँ से देखो जब E क्या होता है 1 के बराबर होता है तब क्या होता है, तो उस पॉइंट पे MR क्या होता है 0 होता है। ये देखो व्हेन E इज ग्रेटर देन 1 देन MR इज इक्वल टू 0, व्हेन E इज लेस देन 1, सॉरी व्हेन E इज लेस देन 1 उस पॉइंट पे MR क्या होता है अपना कहीं ना कहीं, E जब 1 से छोटा होगा तो MR क्या होगा अपना 0 से भी छोटा होगा यानी नेगेटिव होगा, और जब E अपना क्या होगा इनफाइनाइट होगा तो MR अपना 1 होगा। ये चीज़ बताई गई और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं एक बार, देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इलास्टिक, यानी E जब 1 से ज़्यादा होगा तो बिकॉज द फर्म पॉजिटिव MR, तो फर्म MR क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब इतनी सी बात है। मैं इसको लिखवा दूं एक बार, देखो ये रिलेशन है इसके बीच में, व्हेन E इज ग्रेटर देन 1 और व्हेन इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 और व्हेन इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। ये तो हो गई बात इलास्टिसिटी की, मैं यहीं पे लिखवाया था, देखो इजीली हो जाएगा, ठीक है। उस पॉइंट पे अपना MR कैसा होता है, ये बस ये कह रहा है, देखो MR कैसा होगा जब ये होगा, तो यहाँ पे होगा MR पॉजिटिव, यहाँ पे होगा अपना MR 0, यहाँ पे होगा MR नेगेटिव, वो ये कहना चाह रहा है उस पूरे 4 लाइन के अंदर, ठीक है। उसके बाद TR का भी देख लो, चलो अब देख ही रहे हो तो, ठीक है। TR क्या होगा, यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे फिर TR अपना मैक्सिमम पर पहुँच जाएगा और यहाँ पे TR अपना क्या हो जाएगा फॉल करने लगेगा। तो ये रिलेशन है और कोई रिलेशन नहीं है, बस इतनी सी बात है, ख़त्म। तो ये बना लो बस, बहुत है आपके लिए, एग्जाम में काम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब लिखा है यहाँ पे। अब बताया कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है इसकी इलास्टिसिटी की, हाँ तो फिर कंज्यूमर बिहेवियर चालू हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी मेन कॉन्सेप्ट जो डिमांड का वो तो ऊपर वाला था, ये आप कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या बिजनेस के डिसीजन लेने होते हैं, मोनोपोलिस्ट के लिए जरूरी होता है कि उसे प्राइस फिक्स करना होता है, कि उसे पता चला कि भाई मेरा गुड्स कैसा है परफेक्टली इलास्टिक वाला, तो वो प्राइस कुछ भी रखेगा, मजे ही मजे आएंगे उसको, तो लोग खरीदेंगे, डिमांड कमी नहीं करेंगे। फैक्टर प्राइस जानने के लिए, कॉस्ट वगैरह निकालने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए, टू द गवर्नमेंट को जो भाई टैक्स वगैरह भी देना होता है, पब्लिक यूटिलिटीज़ को पहुंचाना होता है सरकार को, सरकार हेल्प करती है, समाज का कल्याण करती है, सरकार को पता हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देश के अंदर, तो वो सब चीज़ें, ठीक है। ओके बस ये वाला पॉइंट थोड़ा फिर भी ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो नेचर ऑफ कमोडिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, वैरायटी ऑफ यूज, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन एंड ड्यूरेबल गुड्स। तो यानी इलास्टिसिटी कैसे कम या ज़्यादा होती है, कैसे किस पर डिटरमिनेंट होती है, किसकी वजह से डिटरमाइन होती है अपनी इलास्टिसिटी, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड की इलास्टिसिटी को प्रभावित करते हैं। पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, देखो इन केस ऑफ नेसेसिटीज डिमांड इज लेस इलास्टिक, यहाँ से ये पूछेगा वो कि नेसेसिटी के केस में इलास्टिसिटी कैसी होती है, लेस होती है। और वहीं अगर बात करें
एग्जाम्पल्स है राइस, सॉल्ट, पल्स, मैच बॉक्स एटसेट्रा। तो इन केस में क्या होगा, इलास्टिसिटी बहुत ही कम होगी। अगर इनका प्राइस बढ़ेगा भी तो क्या हम खाना छोड़ देंगे? बताओ, खाना छोड़ देंगे क्या? नहीं छोड़ेंगे। अगर नमक महंगा हो जाए तो नमक खाना बंद कर देंगे क्या? नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अभी 4 पैकेट लाते हैं तो 2 पैकेट ले आएंगे, खत्म हो जाएगा तो फिर ले आएंगे, ये कर लेंगे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो लग्जरी आइटम होते हैं या जो मोर इलास्टिक होते हैं, टीवी, डीवीडी प्लेयर, गोल्ड वगैरह एटसेट्रा, ये क्या होती है, इनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। क्योंकि अगर लग्जरी आइटम है यार, अगर इनकी डिमांड, इनका प्राइस बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अरे छोड़ना, लग्जरी आइटम है, कौन सा हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है, तो इनको हम थोड़ा कम कर देंगे, तो इनकी इलास्टिसिटी बहुत हाई होती है। वहीं जो कंफर्ट वाली इलास्टिसिटी होती है, ये क्या होते हैं? ये यूनिटरी इलास्टिक होती है इनकी, कंफर्ट की, ठीक है। जैसे कि कंफर्ट के लिए क्या क्या आ गया आपका? इंटरनेट का अब तो जरूरी हो गया वैसे आजकल के दौर में, पंखा आ गया नॉर्मल, तो ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसकी यूनिटरी होती है। इसमें बोल दिया, इतना याद रखना है कि नेसेसिटी केस में इलास्टिसिटी कैसी होती है? इनइलास्टिक होती है, लग्जरी में हाई होती है और कंफर्ट में 1 होती है। सब्स्टिट्यूट अगर अवेलेबल होगा तो इलास्टिसिटी हाई होगी, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होगा तो मन मार के महंगे प्राइस पे वही खरीदना पड़ेगा जो हमारे पास एक ही आइटम अवेलेबल है। सब्स्टिट्यूट होगा तो इलास्टिसिटी क्या होगी? हाई होगी, और सब्स्टिट्यूट नहीं होगा तो इनइलास्टिक होगी, सीधी बात है, ठीक है। इफ सब्स्टिट्यूट है तो मोर इलास्टिक, और नहीं है तो नहीं होगा। वैरायटी ऑफ यूज, अगर कोई आइटम ऐसा है जिसका हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया अपना इलेक्ट्रिसिटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी के मल्टीपल यूज है। अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी, सस्ती होगी, तो हर रूम के एसी, कूलर, पंखे चला के घूमेंगे, और अगर यही महंगी हो जाएगी तो क्या करेंगे? कम यूज करेंगे, ठीक है। कम यूज करेंगे मतलब कि जहां पर जरूरत नहीं वहां पे नहीं चलाएंगे, थोड़ा सा उसकी डिमांड कम कर देंगे, ठीक है। तो इलास्टिक ये आ जाएगा क्या इसका? हाई इलास्टिक, अगर ज़्यादा है यूज़। और अगर एक ही यूज़ है तो भाई महंगा हो या सस्ता क्या फ़र्क पड़ता है, यूज़ एक है तो करना ही पड़ेगा ना भाई, तो ये बात आ जाएगी। अगर हम किसी डिमांड को या किसी कंजम्पशन को पोस्टपोन कर सकते हैं तो क्या होगा? तो हाई इलास्टिसिटी क्या होगी? मोर होगी। और अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते, मजबूरी है कि आज ही खरीदनी है, तो आज ही खरीदना पड़ेगा, और क्या हो जाएगा? मजबूरन हमें खरीदनी पड़ेगी, तो इलास्टिसिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, तो लेस इलास्टिक हो जाएगी। तो देखो लिखा है देयर आर सर्टेन गुड्स व्हिच कैन बी पोस्टपोन्ड इन केस दीज गुड्स डिमांड इलास्टिक। अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो इलास्टिक है, और अगर पोस्टपोन नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? इन इलास्टिक है, चाहे अपनी सेविंग बेच कर ही खरीदना पड़े। ड्यूरेबल गुड्स, इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस, बट पेरिशेबल गुड्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी मोर। जो गुड्स ड्यूरेबल होते हैं, जिन्हें लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, वो कैसे होते हैं? उन्हें हम रख लेंगे तो क्या होंगे? लेस होगी इलास्टिसिटी। और जो पेरिशेबल नेचर के तो उनको खरीदेंगे ही नहीं भाई, क्या फायदा, लंबे तो चलेंगे नहीं, अभी सुबह खरीदेंगे शाम तक खराब हो जाएंगे, कल तक खराब हो जाएंगे, तो कल ही खरीद लेंगे, तो ये चीज़ आएगी, तो क्या हो जाएगा? इलास्टिसिटी कम होती है। तो इसका डिमांड वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था, पूरा कॉन्सेप्ट हमारा ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के अप्रॉक्स में खत्म हो गया। इसका चालू होता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अभी चालू कर ये करेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको समझ आया होगा। और जितना भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने बहुत अच्छे से शुरुआत में करवा दिया, और लास्ट में सिर्फ एक ये टॉपिक है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बीच का जो ऊपर का जो है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो बस मैंने आपको करवा दिया, बट आपको छूटे ना इसलिए। भाई इलास्टिसिटी वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरुआत में डिटरमिनेंट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, डिमांड का मीनिंग इंपॉर्टेंट था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड वो अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्सेप्शन वाला और लॉ ऑफ डिमांड, बस उसके अलावा तो बचे ही गया, सारे ही हो गया, बट फिर हमने इसलिए हमने सारे ही कर लिया, ठीक है। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ते रहें। और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।